बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं परवीन चाकिर साहिबा की, और हम सबकी फेवरेट भी हैं। मोहब्बत, खुशबू, निस्वानी हुस्नो, इसको शायरी में एक नई जुबान देने वाली नामवर शायरा परवीन चाकिर को मद्दाहों से बिछड़े आज 31 बरस हो चुके हैं। इशाल बिल्कुल ऐसे ही है, मगर उनके अल्फाज आज भी दिलों में महकते हैं। 4 नवंबर 1952 को कराची के एक अदबी घराने में जन्म लेने वाली परवीन चाकिर साहिबा ने कम उम्री में ही अदब की दुनिया में कदम रखा और फिर अपनी मुनफरिद, नर्म और जज्बाती शायरी से उर्दू अदब में एक अलग पहचान बनाई है। उनका पहला मजमुआ कलाम खुशबू शाया हुआ जब 1976 के अंदर, तो उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया गया। फिर मोहब्बत, औरत के एहसासात, फूल, हवा और तितली उनकी शायरी की पहचान बन गए। ये वो उनकी अशात थी या उनकी तहरीरें थी, जिसके बाद वो फिर उनकी जो तरक्की का सफ़र था, कामयाबी का सफ़र था, वो फिर कहीं रुका और थमा नहीं, उनकी पहचान बन गया। बिल्कुल, उर्दू अदब के लिए शानदार खदमात के एतराफ़ में उन्हें आदमजी अदबी अवार्ड और सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। 26 दिसंबर 1994 को एक अलमनाक हादसा हुआ और वो जहान फ़ानी से कूच कर गई। और परवीन चाकिर आज भी अपने अशार के ज़रिए अपने चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा है, हमारे दिलों में भी ज़िंदा है, और उनकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा। तो उनकी शायरी का मजमूआ अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। ही खूबसूरत अल्फाज का चुनाव और बहुत ही खूबसूरत अदायगी, यही परवीन चाकिर साहिबा को मुनफरिद बनाती थी दूसरे शुआरा से। और जिस तरह से उनकी जब भी उनके अशार सामने आते हैं, तो आज भी जो मोहब्बत करने वाले हैं वो अपना दिल जो है वो पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनकी शायरी से ही वो अपने महबूब को खुश करते हैं या उसकी पजीराई करते हैं अपने अशार के ज़रिए। तो बहुत ही खूबसूरत उनके अशार। हम आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की। आज हमारे प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी मैगज़ीन द डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दे दिया है। ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर और भारत वाज़े तौर पर हम देख रहे हैं कि लूज़र करार पाया जा चुका है। अमरीकी जरीदा ये कहता है जिस तरह से पाकिस्तान को एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए नई राहें आगे खुलती चली जा रही हैं। इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। और फिर आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे कि क्या दिसंबर के बाद जनवरी का महीना भी बारिशों के बगैर ही गुजरने वाला है। ये कैसी मौसमियाती तब्दीली है कि कभी पानी तबाही लाता है, हर तरफ पानी ही पानी होता है, हर चीज़ डूब जाती है, और कभी हम बूंद बूंद को तरसते हुए दिखाई देते हैं। वजूहात क्या हैं, अवामिल क्या हैं, सद्देबाब क्या हो सकता है, इंडिविजुअली भी और हुकूमती सतह पे भी और आलमी सतह पे भी क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि PSL की 2 नई टीमों के लिए 12 उम्मीदवार सामने आ गए। भारत की खेल दुश्मनी बरकरार, पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली साउथ एशियन गेम्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस पर भी माहिरीन की राय लेंगे। बात होगी PSL की 2 नई टीमों के लिए 12 उम्मीदवार सामने आए हैं, और फिर बात होगी सर्दियों की। जी हाँ, सर्दियों में योगा बहुत ही ज़रूरी होता है, हलचल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे काम जो करने चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए, हमें तंदुरुस्त तो तवाना रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। तो जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, कितना फ़ायदेमंद है, और इसके अलावा पैरों की थकन दूर करने के लिए कौन सी योगा करनी चाहिए, योगा माहिरीन हमारे साथ होंगे, तो मिस मत कीजिएगा उस सेगमेंट को भी। उसके बाद आपको बताएंगे कि बच्चों की खुद एतमादी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वालिदैन मिस कर देते हैं। वालिदैन के किन रवैयों से बच्चे शर्मिंदगी और एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं, और अपने बच्चों को किस तरह से महफूज रखा जा सकता है, इस पर भी माहिरीन की राय लेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। लेकिन आ जाते हैं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की जानिब। तो नाजरीन, पाकिस्तान आजकल आलमी तवज्जो के मरकज़ बना हुआ है। अमरीकी मैगज़ीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार देते हुए कहा है कि 2025 में पाकिस्तान कई बरसों बाद दोबारा आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। द डिप्लोमेट में उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान के लिए जो 2025 का साल था वो स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ है। बिल्कुल, और ये बहुत ही खुशाइंद है, सेहत अफ़ज़ा बात है। हम वैसे तो बींग पाकिस्तानी मुंतज़िर हैं कि आवाम का मयार ज़िंदगी भी इससे बेहतर आए, लेकिन कम अज़ कम हमारी समत का तयन तो हो सका, सही जानिब सफ़र शुरू तो हो सका, और अब उम्मीद करते हैं कि मंजिल भी आ ही जाएगी। और इसके लिए हमें क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ अभी तक नहीं हुआ है जिस पे काम होने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल जो एक्नॉलेजमेंट है वो काफ़ी अरसे से नहीं हो रही थी। सिफाती तौर पे हम
और हमारे जो नाकदीन हैं, हमारे जो दुश्मनान हैं, वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान को आइसोलेशन में डाल दिया जाए, उसे तन्हाई का शिकार कर दिया जाए, उसे दुनिया से कट ऑफ कर दिया जाए। लेकिन हमें तरस आता है उनकी सोच के ऊपर, उनकी ख्वाहिश के ऊपर, क्योंकि आज वो तन्हाई का शिकार है और पूरी दुनिया का महवर इस वक्त पाकिस्तान बन चुका है। तो इसी पर बात करते हैं। एजाज आसिफ साहब माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये यकजक जो पाकिस्तान के हक में चीज़ें हो रही हैं और ये जो एक्नॉलेजमेंट है, अब ये पेड तो नहीं है, ये जो कॉलम है, रिपोर्ट्स हैं, तज्जिए हैं, या डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर के सदर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, एक के बाद एक हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। और अभी जो मैगज़ीन है द डिप्लोमेट, उससे पहले फाइनेंशियल टाइम्स, वाशिंगटन टाइम्स, और एक लंबी फहरिस्त है, कभी रॉयटर्स की तरफ से, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से। तो ये सारी जो एक्नॉलेजमेंट्स हैं, ये कितनी सूदमंद हैं, कितनी दूरस हैं, और हमें पाकिस्तान के अंदर भी अवाम की मयार ज़िंदगी की बेहतरी के लिए इन सारी चीज़ों को अपने हक में किस तरह से करना होगा? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर सिर्फ पजीराई नहीं मिल रही, बल्कि पाकिस्तान को एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और ये आप देखेंगे कि ऑलरेडी IMF और दीगर जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी है, बहुत सारे इंटरनेशनल इदारे, वो पाकिस्तान को एक बड़ा मुस्बत तनाजुर में देखना उन्होंने शुरू भी कर दिया है। बल्कि वो जो इंटरनल स्टेबिलिटी है, उससे बहुत ज्यादा तकवीयत मिलेगी। एक्सटर्नल प्रेशर हमारा कम होगा। देखिए, हम पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान को, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, सिविल मिलिट्री बैलेंस हो, चाहे वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के हालात हों, उसकी वजह से हमें एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत मिलते रहे हैं। लेकिन ये जो पिछले कुछ हफ्ते में आप देख रहे हैं, इसके ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि डोमेस्टिक लेवल पे भी एक स्टेबिलिटी आएगी। और उसकी जो US के साथ जो टाइज है हमारे, वो इंटरेस्ट बेस्ड, या जिसको अक्सर लोग ट्रंप की डील बेस्ड रिलेशनशिप्स भी कहते हैं। तो ये मजीद हम मैच्योर रिलेशनशिप जो है वो हमारे इंटरनल पाकिस्तान के अंदर हमारे मेरे जिंदगी के ऊपर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, हमें उस पर फोकस करने को टाइम मिल जाएगा। हमें देखें, यूरोप में GSP जो हमारा स्टेटस था, उसके अलावा हमें ट्रेड और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है, मेरे ख्याल में उसमें हमें बहुत अहम जो है वो स्टेप्स हम ले सकते हैं और बड़े कंफर्टेबली ले सकते हैं। क्योंकि ग्लोबल पावर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा ये जो पॉस्चरिंग होती है पाकिस्तान अमेरिका की, या किसी भी मुल्क की अमेरिका के साथ रिलेशनशिप्स की, उसको बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, बट मेरा ख्याल है ऑलरेडी आप देखें कि कुछ दिन पहले लीबिया ने $4 बिलियन से ज्यादा हमारे साथ डिफेंस पैक्ट किया है। बहुत सारे और ममालिक हमारे साथ डिफेंस पैक्ट्स और इकोनॉमिक पैक्ट्स कर भी रहे हैं और करने भी जा रहे हैं। इंडोनेशिया के सदर भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और उन्होंने भी बहुत सारे हमारे साथ स्पेशली ट्रेड के ऊपर बहुत सारी चीजों की बात की। तो मेरा ख्याल है कि ये ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी कोऑपरेशन ओवरऑल इस तनाजुर में जब आप देखेंगे, तो ये डिप्लोमेटिक जो विन्स हैं, ये लॉन्ग टर्म हमारे लिए इंशाल्लाह। एजाज आसिफ साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पावर जो है वो अब ट्रांसफ़र हो रही है या फिर कन्वर्ट हो रही है, या फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को अब एक सेहरा पहनाया जा रहा है, पाकिस्तान को पावर का मंबा समझा जा रहा है, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स तो हमें हासिल हो रहे हैं। अस्करी हमारी हम देख रहे हैं, अस्करी सतह पर भी हमें एक्नॉलेज किया जा रहा है, या फिर हमें हमारे दिफाई हमारे साथ मुआहदे बहुत सारे हो रहे हैं। लेकिन अगर वैसे दूसरे तनाजुर में देखा जाए कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी में और कौन से अवामिल कारफरमा हो सकते हैं इस जंग से हट के, क्या भारत के साथ कोई डोनाल्ड ट्रंप की जाती नाराजगी भी चल रही है? क्या वजूहात और भी हो सकती हैं? और फिर जिस तरह से हम एक के बाद एक मुआहिदा करते चले जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद साबित होंगे ये? मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ अब देखें ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन के अलावा भी अगर आप देखें कि इस मुल्क, इस रीजन में हम प्रॉब्लम स्टेट की बजाय रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मेरे ख्याल में देखे जाएंगे। और ऑलरेडी उसकी जो पॉस्चरिंग है वो हमें मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक से हमें नजर आ रही है, हमें अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा नजर आ रही है। और इसमें हमारा जो इंटरेस्ट बेस्ड, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, तो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप विद US प्रेसिडेंट ट्रंप, वो इसमें बड़े अहम और कलीदी किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। और उसमें इंडिया के डेफिनेटली पिछले कुछ अर्से में हमने देखा है कि एक फ्रिक्शन जो है वो नजर आ रही है, जिसमें मल्टीपल जो डिपार्टमेंट्स
की राय जो है वो दे रहे हैं मोदी के मामले में भी और ओवरऑल इंडिया के मामले में भी। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक जो है वो ये जो पॉज है इन ऑल द हॉस्टिलिटी और जो प्रेशर हमारे ऊपर डाला जाता रहा है डू मोर की वजह कहने के साथ, तो मेरा ख्याल है कि वो जो ब्रीदिंग स्पेस है, स्ट्रेटेजिक ब्रीदिंग स्पेस मिली है, इससे हम इस पूरे रीजन में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो और इवन इंडिया हो, तो इसमें हमारा एक बड़ा सेंट्रल रोल जो है वो नजर आ रहा है। और वो सेंट्रल रोल हमें इकोनॉमिक एतबार से भी, हमारी इंटरनल जो स्टेबिलिटी है उसके एतबार से भी, और रीजन में हमारी जो रिस्पेक्ट है और हमारी जो प्रेस्टीज है जो हम डिजर्व करते हैं, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी स्पॉटलाइट चलेगी। और उससे वो हमारे जो रिलेशनशिप है मुस्लिम उम्मत के अंदर भी और रीजन के अंदर और ओवरऑल दुनिया के अंदर, मेरा ख्याल है डेफिनेटली ये इम्प्रूव होते चले जाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरह से ये मैगजीन डिप्लोमेट की भी तरफ से कहा जा रहा है कि इस खत्ते के अंदर पाकिस्तान को विनर और भारत को लूज़र करार दिया जा रहा है, तो हमें आपको लगता है आपसे साहब कि भारत का नरेंद्र मोदी का भी शुक्रगुजार होना चाहिए? उसने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान को इस मकाम पर पहुंचाया है। गो कि पाकिस्तान की अपनी अस्करी सलाहियत हो, सिफारती सलाहियतें हो, कोशिशें हों, उनकी एक्नॉलेजमेंट तो है, वो एफर्ट्स ग्राउंड पे नज़र भी आई हैं, वो सलाहियतें ग्राउंड पे नज़र भी आई हैं, लेकिन जो रेडिकलाइजेशन है, जो एक्सट्रीमिज़म है, जो नफरत, जो तासुब, जो प्रोपेगेंडा उनके मीडिया और उनकी हुकूमत की तरफ से पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ है गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात की जाए, जिस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी, पहले हम समझते रहे कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ये मामला है या सिखों के साथ, तो ये तो तमाम अक़लियतें वहाँ पे ख़ुद को गैर महसूस कर रही हैं। जो वहाँ पे निचली ज़ात के हिंदुओं के साथ सलूक रवा रखा जाता है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो आज़ादी की तहरीकें हैं, वो सारे ही तंग आ चुके हैं मोदी सरकार से। और जिस तरह से उन्होंने पहलगाम हो, पठानकोट हो, उड़ी हो, और कोई भी इलेक्शन होते हैं उससे पहले इस तरह का ड्रामा किया जाता है, तो अब वो एक्सपोज हो चुके हैं और हमें उनका भी थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने अपनी हरकतों की वजह से पाकिस्तान को इज्जत मकाम मर्तबा देने में अहम किरदार अदा किया। जी बिल्कुल, ये जो फैनेटिसिज्म है ये पिछले कई हम सालों से देख रहे हैं, और खासतौर पे जो मोदी का इंडिया है उसके अंदर तो हमने देखा है कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर अक़लियतें भी जो है वो ज़दोक़ौम होती हैं। और मसले की बात यह है कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ इंटरनेशनल सतह पे इंडिया जो है वो आइसोलेशन का शिकार होता जा रहा है, इंडिया की बात नहीं सुनी जाती है, और इंडिया का जो प्रेस्टीज थी जो किसी ज़माने में उसने बड़ी मुश्किल से हासिल करने की कोशिश की थी, वो सवेर क्वेश्चन मार्क्स उसके ऊपर आ गए हैं कि ये जो फैनेटिसिज्म है जिसमें कोई बंदा महफूज नहीं है, जिसमें उसके सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, आप उसके बाकी भी अगर आप देखें कि बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो चुके हैं, उसके ताल्लुकात श्रीलंका के साथ कोई इतने जबरदस्त नहीं चल रहे, बाकी उसके जो हमसाया ममालिक है, सो इट इज नॉट सीन एज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स बल्कि डिस्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर देखा जाता है। तो वो रीजन में भी देखें उसको एक अच्छी जो है वो स्टेटस इस वक्त नहीं उसका चल रहा, लोग उसके बारे में बड़े अनकंफर्टेबल है, और स्पेशली उसकी जो इकोनॉमी के जो गेन्स थे मेरे ख्याल में वो भी उसके लिए वो बाले जान बन गए, और ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत अच्छा। ये तो इजाज़त साहब हमारे लिए बड़ी साजगार है, तो इस आलमी एतमाद के माहौल के अंदर नहीं समझते कि हमें कश्मीर का मामला हो गया, सिंतास मुआहिदा हो गया, इसके हवाले से भी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इसको भी अपने हक में करवाया जा सके, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए माहौल साजगार है, जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड टाइम कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो पूरी दुनिया में ना सिर्फ ये कि सुनी जा रही है बल्कि उसको पजीराई भी मिल रही है। हमने गजा से लेकर कश्मीर तक के जो मसाइल को जिस तरीके से उजागर किया और जिस तरीके से हमने उन केसेस को टेकअप की है, तो मेरे ख्याल में दिस इज अ वेरी गुड टाइम। और ये जो हमें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें स्ट्रेटेजिक ब्रीदिंग स्पेस मिली है, तो इस ब्रीदिंग स्पेस की वजह से हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी मजीद बेहतर होगी, इकोनॉमिक हमारी इंप्रूवमेंट्स होंगी, और इन चीजों को लेकर हम इंटरनेशनल सतह पर या रीजन की भी सतह पर, इस्लामिक सतह पर भी अपने दीगर कई जो प्रॉब्लम्स हैं उसको टेकअप करके अपने हक में मनवा भी सकते हैं और अपने फ्यूचर को ज्यादा सिक्योर बनवा सकते हैं। सो
इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ एजाज आसी साहब मौजूद थे, माहिर आलमी अमूर। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी क़यादत इस बारे में भी सोचेगी कि ये एक बेहतर वक्त है, क्योंकि आलमी एतमाद में भी पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही बेहतरी आई है, बल्कि बहुत ही बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। तो जो मामलात इस वक्त भारत के साथ हमारे चल रहे हैं उनके ऊपर भी बातचीत हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और क्रिसमस के बाद आपको पता है कि जो जिस तरह यहाँ हमारा ईद के बाद होता है टरू और फिर मरू, उसी तरह से उनका भी सिलसिला चल रहा है अमेरिका के अंदर। नाज़रीन, ये जो दिन होता है ना क्रिसमस से अगला दिन, पूरा साल लोग वेट करते हैं क्योंकि बम्पर ऑफर्स चलती हैं और दुनिया के बेशतर ममालिक में क्रिसमस के अगले रोज़ ख़रीदारी का ख़ास दिन, इसको बॉक्सिंग डे के तौर पे मनाया जाता है। जी हाँ, जिसमें टेलीविज़न, कंप्यूटर जैसी चीज़ें बड़े डिस्काउंट पर पेश की जाती हैं और पर ख़रीदार सारा साल ख़रीदारी के लिए इस दिन का ख़ास तौर पर इंतज़ार करते हैं। और सवाल यह है कि इसे बॉक्सिंग डे ही क्यों कहा जाता है, हालांकि इसका बॉक्सिंग खेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसकी एक रिवायत है, इस नाम के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तसव्वुर पाए जाते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मकबूल जी दी जाती है वो ये है कि तारीख़ में मुआशरे में मौजूद जो अहले सरबत लोग थे उनकी तरफ से अपने मुलाजमीन और छोटे दुकानदारों को क्रिसमस के अगले रोज़ खुसूसी क्रिसमस बॉक्स पेश किए जाते थे, जिनमें रकम होती थी, दीगर तोहफ़ होते थे और ये बॉक्स उनमें मौजूद नकदी रकम जो थी, जो तोहफ़ थे, वो तमाम साल के दौरान उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें दिए जाते थे। अच्छा, वो ऐसे उम्मीद तौर पे हम कार्टून्स में, मूवीज़ में देखते हैं कि सेंटा क्लॉज भी तो वो बच्चों के लिए आता है, तोहफ़ होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट वही है। ये बॉक्सिंग लड़ाई झगड़े वाला बॉक्सिंग नहीं है, लेकिन ये बॉक्स वाला है। इसके अंदर जो जिस तरह से इशार भी बता रही हैं कि जो मुखैर हजरात होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने मुलाजमीन को इस तरह से कुछ तोहफ़ा देने के लिए, कुछ इमदाद के लिए रकम या कोई भी गिफ्ट जो है उस बॉक्स के अंदर रख के देते थे। तो ये आज भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय ममालिक के अंदर भी। और बॉक्सिंग डे की इस्तिलाह दरअसल बरतानवी बहरिया की एक कदीमी रिवायत से मिलती है, जिसमें नकदी से भरा एक डब्बा बहरी जहाज़ में रखा जाता था और सफ़र की कामयाब तकमील के बाद शुक्राने के तौर पर उसे खोलकर तमाम गुरबा में तकसीम किया जाता है। जी हाँ, ये कोई नहीं जानता कि बॉक्सिंग डे की इस्तिलाह कब शुरू हुई है, लेकिन आज के दौर में बॉक्सिंग डे आराम करने और ख़रीदारी के दिन का रूप इख्तियार कर चुका है, जिसकी बात हम कर रहे हैं। इस रोज़ लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जाते हैं, जहाँ उनके लिए स्पेशल किस्म का गोश्त, दीगर खाने और तरह के खाने बिल्कुल तवाज़ुन उनकी की जाती है मुख्तलिफ अनवाउ इक़साम के खानों से। तो क्रिसमस के दिन के बचे खुचे मखसूस खाने हैं और मिठाइयाँ हैं, उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो रफ्ता रफ्ता ये बॉक्सिंग डे सेल्स की रिवायत ज़ोर पकड़ती चली जा रही है। आज जो दुनिया भर में जो लोग होंगे क्रिसमस से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे क्रिसमस डे के अगले दिन से, और आज वो डिस्काउंट ऑफर्स जो हैं उनसे जाके बहुत सारी ख़रीदारी करेंगे। बिल्कुल, और ये रिवायत यहाँ पर भी होनी चाहिए। ईद के बाद कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखते हैं। कीमतें आसमानों पे पहुंच जाती हैं और ब्लैक पे मिलना शुरू हो जाती है। 2 रुपए की चीज़ आपको 10 रुपए में मिलती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा सीखिए, कोई अच्छी चीज़ भी सीख लिया करें ताकि आवाम का फ़ायदा हो जाए। अब कुछ बात हो जाए मौसमियाती तब्दीली की, जिसके असरात अब महज रिपोर्ट्स और वार्निंग्स तक महदूद नहीं रहे। हम अपनी ज़िंदगियों में इसे महसूस कर रहे हैं और शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं। आधा मौसम सरमा गुजर जाने के बावजूद बारिशें नहीं हुई और पहले कहा जाता रहा कि थोड़ी देर से होंगी, मिड दिसंबर में मुतवक्के हैं। दिसंबर भी अब जाने को है, चंद रोज़ बाकी रह चुके। ये बारिशें कहाँ रह गई और ये क्या सिलसिला अब न्यू नॉर्मल बनने जा रहा है या सिर्फ इस बार हुआ ये मामला, या आखिर ये मुअम्मा कैसे हल होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, अब सर्दी की शिद्दत भी उस तरह से महसूस नहीं की जा पा रही है और बारिशें, पानी के ज़खायर, ज़राअत और माहौल सब पर इस वक्त सवालिया निशान लग गया है। इस पर बात करते हैं। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर ऑफ क्लाइमेट चेंज कमेटी हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहिबा आपको। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह जुनेद भी कह रहे हैं कि अब न्यू नॉर्मल होने जा रहा है ये सब कुछ, पिछले साल भी सर्दी की शिद्दत उस तरह से नहीं देखी गई, उससे पिछले साल भी नहीं देखी गई, और जो हमारे बचपन की सर्दियाँ थी अगर हम देखें उनसे कंपेरिजन करें अब की सर्दियों का, तो अब सर्दियाँ बहुत महदूद रह गई हैं, बारिशें बहुत कम हो रही हैं। गो के गर्मियों के अंदर इंतहा से ज़्यादा बारिशें हुई हैं कि पानी हमारे से संभाला नहीं गया और सैलाब की सूरत हाल हमें देखने को मिली। अभी सर्दियों के अंदर जितनी बारिशों की ज़रूरत होती है उतनी बारिशें भी नहीं हो रही हैं। तो ये किस तरफ इंडिकेट कर रही है ये चीज़ हमें? जी, ये मौसमियाती तब्दीली है जिसने आपके चारों मौसम का टाइम पीरियड और उनकी ड्यूरेशन को अफेक्ट किया हुआ है। फिर चाहे वो गर्मी है, क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में जो गर्मियों के दिन हैं उनमें इजाफा हो रहा है। हर आने वाला साल या हर गुजरता साल जो है वो गर्म तरीन साल करार दे दिया जाता है। इसके अलावा जो आपकी जो रिसर्च और एविडेंस है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान में जो आपका एवरेज दर्जा हरारत है वो ग्लोबल एवरेज से ज़रा, पाकिस्तान के साथ साथ बाकी ममालिक भी जो अफेक्ट हो रहे हैं वो ग्लोबल एवरेज से ज़रा ज़्यादा तेज़ी से जो है वो बढ़ रहा है।
क्योंकि हम वल्नरेबल कंट्रीज हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी सर्दी है वो श्रिंक हो रही है। ये आपके इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6th असेसमेंट रिपोर्ट में भी लिखा गया था कि इसकी वजह से सर्दी का पीरियड श्रिंक हो जाएगा, लेकिन सर्दी का जो श्रिंक पीरियड रहेगा वो ड्राई होगा। और क्योंकि पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, तो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी जो है वो कमजोर पड़ गई है और इस वजह से आपकी बारिशें नहीं हो रही और फसलों को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारा क्लाइमेट चेंज की जी। वजह से है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये पाकिस्तान के अंदर एक तो इसका इतनी शिद्दत से महसूस किया जाना इस क्लाइमेट चेंज का, गो के अचानक तो नहीं हुआ, पिछले कुछ सालों से ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रही थी, लेकिन अब इसमें शिद्दत बहुत ज़्यादा आ चुकी है। दूसरा ये कि अब ये ऐसे ही चलेगा या हम कुछ इकदाम करके इसमें बेहतरी ला सकते हैं, जो वाटर रिजर्वायर्स हैं उसमें बेहतरी ला सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को वापस रिवर्स करने में कुछ ऐसे अवामिल हैं जो हमारे बस में हैं और उनके करने से इसमें बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल। और आपने जो भी एक बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में दो ही एक्सट्रीम्स हो रहे हैं इस वक्त, या बहुत पानी आ रहा है और हमसे संभाला नहीं जा रहा, या पानी बिल्कुल है ही नहीं। तो इसमें दो ही मामलात है। पहला तो चले क्लाइमेट चेंज है जिसका हमें बहुत सालों से पता था कि ये होगा, हमने तैयारी नहीं की। जो दूसरा मसला है वो हमारी अपनी मिस गवर्नेंस है। अभी भी आप देखें आपके बड़े शहरों में, आपके दारुल खिलाफे में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, वहां पे ग्रीन बेल्ट्स खत्म कर रहे हैं, जंगलात कट रहे हैं, कभी किसी कंस्ट्रक्शन की मद में, कभी किसी यादगार की मद में जंगलात साफ करते जा रहे हैं। आपकी एयर पोल्यूशन क्यों बढ़ रही है? अब आप सिर्फ इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, आपके खुद ऐसे मामलात हो गए हैं कि इस्लामाबाद का कोई ताल्लुक नहीं है इंडिया के बॉर्डर के साथ, लेकिन एयर पोल्यूशन इतनी है, ड्राई सर्दी भी बढ़ रही है कि आपसे संभाला नहीं जा रहा, लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो ये क्योंकि हम लोगों ने ग्रीन बफर जोन्स खत्म कर दिए, हम लोगों ने पानी के ज़खायर को, वाटर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोई हम लोग करते ही नहीं है। पानी का ज़्यादा बेतहाशा होता है, कोई स्टोरेज कैपेसिटी हम लोगों ने असेसमेंट नहीं की हुई। जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो गंदा हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन इतनी है, वेस्ट मैनेजमेंट हम कर नहीं रहे। कोई आपके इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चलती कि अवाम में तरजीह बढ़ाई जाए इस चीज़ के लिए। तो ये सारी आपकी अपनी मिस गवर्नेंस भी है अभी भी। ऑल्दो पाकिस्तान ने पिछले 2 से 2.5 सालों में अपनी जो गवर्नेंस है क्लाइमेट की मद में वो थोड़ी बेहतर की है, और इसका जो एविडेंस है वो आपको क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट से मिलता है कि हम टॉप 15 कंट्रीज में आते हैं बाकी ममालिक के निस्बत। लेकिन अभी भी हमें बहुत बेहतरी लाने की जरूरत है ताकि आइंदा चंद सालों में हम क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सके, और ये लाई जा सकती है। आप जानते हैं कि जहाँ दरख्त जंगलात ज्यादा होते हैं वहां पे अपना माइक्रो क्लाइमेट भी होता है, लेकिन वो लगाएंगे अभी कुछ, तो पुराने जंगलात का सफाया बंद करेंगे तो कोई बेहतरी आएगी ना, ऐसे नहीं आएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, जो सूरत हाल बरकरार है मरीम साहिबा, अगर ये इसी तरह से बरकरार रहती है, कोई इकदाम गवर्नमेंट की जानिब से नहीं किए जा रहे हैं, या फिर हम खुद अगर भीगा शहरी देखें तो हम खुद भी उसमें कंट्रीब्यूट ख़राब करने में तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन बेहतरी लाने के लिए नहीं कुछ करते हैं, तो आने वाले सालों में किन चीज़ों के खदशात पैदा हो जाएंगे? क्योंकि काश्तकारी पर भी ये असरअंदाज हो रहा है क्लाइमेट चेंज, और फिर ओवरऑल हमारी हेल्थ पर भी हो रहा है। तो कौन से चैलेंजेस होंगे जिनका सामना हमें करना पड़ सकता है ताकि हम अभी से तैयार हो जाएं फिर उन चीज़ों के लिए? सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए फूड इनसिक्योरिटी होगा, खुराक की किल्लत, क्योंकि आपका जो एग्रीकल्चरल कैलेंडर है अब वो अफेक्ट हो गया। रबी खरीफ क्रॉप्स को आपने जब लगाना होता है या हार्वेस्ट करना होता है तो ज़ाहिर है उस मौसमों पे डिपेंड कर रहा होता है, फिर बारिशें रिक्वायर्ड होती है। अभी सर्दी में तो बारिश हुई नहीं तो आपकी फसल का क्या हाल होगा? बाहर के मौसम में एकदम शदीद यालाबारी हो जाती है और खड़ी फसल तबाह हो जाती है। गर्मी में इतनी गर्मी पड़ती है कि फसल का बीज सड़ जाता है, या सैलाब आ जाता है तो फसल तबाह हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये देखना है कि आपकी एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या क्लाइमेट स्मार्ट बन रही है, क्योंकि आप एग्री डिपेंडेंट कंट्री हैं। फिर जब आपकी एग्रीकल्चर अफेक्ट हो जाता है, ये वाला सेक्टर, तो इंडस्ट्री वैसे ही अफेक्ट हो जाती है, कैश क्रॉप आपकी एक्सपोर्ट अफेक्ट हो जाती है, उस पर प्रेशर आ जाता है। तो ये सारा वेल कनेक्टेड है। खुराक की किल्लत अभी भी मौजूद है हमारे मुल्क में। और देखिए
ये सिर्फ मौसमियाती तब्दीली से अब हमें पता है एग्रीकल्चर अफेक्ट हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में 30% जो आपका वेस्ट सेक्टर में 30% वो फूड वेस्ट है, खाना ज़्यादा भी उतना ही होता है। तो आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं कि आपके जो खुराक की कमी है और जो इतने भूखे लोग हैं उनके लिए किस तरह से आप पॉलिसी लेकर आते हैं, ये सारा कनेक्टेड होता है। तो अब आपको देखना है कि एक तो पहले ही हंगर कंट्री में मौजूद है और क्लाइमेट चेंज मजीद बढ़ा रहा है, तो ये सेक्टर आपका अफेक्ट होगा। इसके अलावा आपके जो शहर है वो रहने के काबिल है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है, फिर नमी आती है तो बारिश होती है, इतनी शदीद होती है कि क्लाउड बर्स्ट करार दे दी जाती है और आपसे संभाला नहीं जाता वो पानी, क्योंकि नमी मौजूद होती है गर्मियों में। तो आप किस तरह से वहां का माहौल बेहतर करते हैं ये डिपेंड करता है अब हम पे। हम इमरजेंसी की सिचुएशन में, क्लाइमेट चेंज कोई फ्यूचर थ्रेट नहीं है, ये आपकी अभी करंट इमरजेंसी है और तो इसको ट्रीट करने की आपको जरूरत है। लगता है डॉक्टर ज़ैनब कि अभी इमरजेंसी, क्लाइमेट इमरजेंसी हुकूमत को नाफिज कर देनी चाहिए? हम इंटरनेशनल फोरम्स पे देखते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या पाकिस्तान के तमाम जो नुमाइंदगान हैं, वो इंटरनेशनल फोरम्स पे इस बात को एक्नॉलेजमेंट वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है जितने असरात का सामना है और पाकिस्तान की इमदाद होनी चाहिए आलमी सतह पे भी। लेकिन क्या हमें उस इमदाद का इंतज़ार करते रहना चाहिए या फौरी तौर पे एमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए जंगी बुनियादों पे इसके लिए इकदाम करने चाहिए और फिर उसमें सिर्फ हुकूमत कुछ करेगी या अवाम भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है? बिल्कुल, अगर हमें दुनिया को बावर करवाना है कि वो अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान किस तरह अफेक्ट हो रहा है, तो पहले आपको अपने मुल्क में इसको वॉर फुटिंग पे ट्रीट करने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्लाइमेट इमरजेंसी हम सिर्फ तभी क्यों लगाएं जब कोई सैलाब का इंतजार कर रहे हैं तभी लगाएं, ये भी क्लाइमेट इमरजेंसी है। आप देखिए आपकी इंडस्ट्रीज कैसे अफेक्ट हो गई और आपके काश्तकार रो रहे हैं बैठ के कि बारिशें नहीं हो रही, तो लगाएं क्लाइमेट इमरजेंसी। अगला सैलाब तैयार खड़ा हुआ है, अगली गर्मी की शिद्दत आने वाली है, तो आप किस तरह से ट्रीट करते हैं अपने मुल्क में। जब आपकी हुकूमत इसको इमरजेंसी लगाएगी, आपकी आवाम खुद ही शामिल हो जाएगी, इस चीज़ को कंसिडर करेगी कि वाकई ये मसला है इतना सख्त, हमें देखने हमारी नस्लें पाकिस्तान में रह पाएंगी या हम किस पाकिस्तान का रहने के काबिल नहीं रहेगा, हमें क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, आपके शहर कैसे बेहतर बनाने हैं। तो ये सारी इमरजेंसी लगाई जाएगी तभी बेहतरी आएगी। और डेटा, वो अडेप्टेशन लोकल लेवल पे, आपकी कम्युनिटी लेड अडेप्टेशन क्या होती है जिसमें आवाम शामिल होती है, तो उसके लिए आपका डेटा क्या कह रहा है, एविडेंस क्या कह रहा है। पॉलिसी में जब तक एविडेंस शामिल नहीं होता पॉलिसी इन्फोर्स नहीं। और लास्ट पॉइंट, आपको आपके मुल्क में कैपेसिटी असेसमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज स्कैटर्ड है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। 18वीं तरमीम के बाद क्या उन डिपार्टमेंट्स में बैठे लोग इस काबिल हैं कि इस सब्जेक्ट को समझते हैं तो पॉलिसी को इन्फोर्स कर सकते हैं, या उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। जब तक हम ये असेस नहीं करेंगे हम किसी दूसरे मुल्क को ब्लेम करने की पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल सही। और डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी मेंबर ऑफ क्लाइमेट चेंज कमेटी की मेंबर हैं, क्योंकि तो आप ही गवर्नमेंट को समझा पाएंगी, पॉलिसीज़ के अंदर कोई अपना किरदार अदा कर पाएंगी, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि हुकूमती सतह पर भी ना तो इमरजेंसी नाफिज की जा पा रही है, ना ही कोई इकदाम इस तरह के किए जा रहे हैं जो कि अगर सर्दी के मौसम में हम इस चीज़ से नबर्द आजमाएँ तो एटलीस्ट गर्मियों के लिए हम कोई इस तरह के इकदाम कर लें ताकि जो बारिशें और सैलाब की सूरत हाल है उससे निमटने के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हुकूमत को कुछ समझा पाएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, और पतझड़ हो, ख़ज़ां हो, अपने जोबन पर जब आता हो, रोमान अंगेज़ उदासी का सहर बिखर कर चार सू हर ज़ीर रूह को मुतासिर कर देता है। तो इस वक्त भी कुछ ऐसा ही है, जो सर्दी भी होती है ये भी बड़ी मायूसी और तन्हाई सी लेकर आती है, और इसके साथ ही ख़ज़ां। डिपेंड करता है कि आपके मिजाज, आपके अंदर की कैफियत क्या है। तो सुरमाई से पत्ते शाखों से जुदा होकर बिछड़ने के रोग का पता दे रहे हैं इस वक्त। आपको अपने चारों तरफ एक माहौल सा बनता हुआ दिखाई देता है, और पतझड़ ने इस्लामाबाद को कितना रोमानवी और दिलफेरे बना दिया, जो कि पहले ही बहुत खूबसूरत दिखता है। तो इस्लामाबाद से आफ्ताब जहान की एक रिपोर्ट है, वो पत्तों को छोड़ देता है अक्सर खिज़ां के वक्त, खुद गर्जी ही कुछ ऐसी यहाँ हर शजर में है। जब खिज़ां रुत जर्द चेहरा लिए आम पहुँचे तो पत्ते शिद्दते सुरमाई के खौफ से नरंजी लिबादा ओढ़कर चार सू बिखर जाते हैं। खिज़ां जब जर्द पत्ते तैरते हुए बख्त की तेरगी का गुबारा बढ़ती हैं, जब ठंडी धूप दूर जाती हवा जर्द जर्द रास्तों में खो जाती हैं, क़बाए बर्क उतारते शजर उदास लम्हों की शादमानियाँ, जब दरकनों की कपकपाहट को धूप मानूस सलम्स लगे, तब आहें पिघल कर मोम हो जाती हैं। ठिठुरती हुई स्याह रात, ठिठुरती हुई स्याह रात, वो भी तवील तर,
मोहसिन हिजर के मारों पे क़यामत है दिसंबर। इस्लामाबाद में बहार हो या ख़ज़ां, ख़ूबसूरती इस्लामाबाद की वैसे भी दीदनी है, बेमिसाल है। लेकिन जब ये ज़र्द पत्रे जो है वो उतर जाते हैं तो इस्लामाबाद की ख़ूबसूरती को कहीं ना कहीं मज़ीद चार चांद लग जाते हैं। कहते हैं उदासी भी जर्द मौसम का अक्स है, जो ज़हनो दिल की बोसीदा इमारत खसो खोशाक होकर सनसनाती हवाओं के साथ फिजा में गिरते पत्तों की मानंद लगती हैं। खिजा, उदासी, पुरस्रार खामोशी और फिक्र अंगेज गहराई भी। राहों में बिखरे सूखे पत्ते और सर्द हवाओं से इंसान पर दिल फरेब सहर तारी कर देती हैं। जर्द पत्तों का मौसम भी कितना अजीब होता है। सर्द और खुश्क हवाओं में सूखे हुए पत्ते दरख्तों की बरहना होती शाखों पर अपनी बका की आखिरी जंग लड़ते नजर आते हैं। कैमरामैन सईद कुरैशी के हमरा आफ्ताब जहान, एक न्यूज़, इस्लामाबाद। आफ्ताब जहां की ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, किस तरह से पतझड़ का मौसम एक उदासी और अपने साथ बहुत सारे रंग भी लेकर आता है, जो कि ज़मीन पर बिखरे हुए नजर आते हैं दरख्तों के पत्तों की सूरत में। नाजरीन, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों की फ़रोख्त के लिए जारी किए गए जो टेंडर्स हैं उसकी गैर मामूली हौसला अफजाई नताइज का ऐलान किया है। और ये PCB के मुताबिक मुकर्ररा तारीख के अंदर 12 पार्टियों ने जनाब बाज़ाब्ता तौर पर बिड्स जमा करवाए हैं। तो कौन कौन सी टीमें हैं, जो लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं टीमों को खरीदने? मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ बिडर्स हैं जो कि दिलचस्पी ले रहे हैं। तो अब ये PSL जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी इसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है और एक इंटरनेशनल इवेंट के तौर पे ये सामने आ रही है। यकीनी तौर पे दुनिया भर की दिलचस्पी ये जाहिर करती है। तो PCB ने बताया कि बिडर्स दुनिया के 5 बड़े आज़मों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अली तनोली भाई, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये इवेंट इस बार कितना शानदार और जानदार होने जा रहा है। अली भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। अब मुख्तलिफ ममालिक के बिडर्स भी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं PSL के अंदर, तो ये कितना खुशाइंद है और अब ये इंटरनेशनल इवेंट जो है बाकायदा तौर पर बनने जा रहा है इस बार? जी बिल्कुल, बड़ा खुशाइंद है। पहले आप देखते थे कि हम बात करते थे कि उस लेवल के प्लेयर नहीं आ रहे, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट की भी बात होती थी और कंपैरिजन होता था IPL के साथ। तो इस दफ़ा आपने देखा कि जो ओवरऑल जो पूरी दुनिया में इसमें जो बड़े नाम है, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, UAE है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं और उन्होंने जो इंटरेस्ट शो किया है PSL में वो बड़ा खुशाइंद है। जबकि जब देखेंगे आप कि जब बड़े नाम, जब बड़े इन्वेस्टर सामने आएंगे तो पाकिस्तान के जो या ओवरऑल पूरी दुनिया के जो बड़े नाम हैं वो पाकिस्तान PSL में खेलने के लिए आएंगे। अभी आपने देखा भी रिसेंट कुछ जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने PSL खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया, जबकि उसके साथ, क्योंकि आप ये याद रखें कि हमारी जो विंडो है वो IPL के बिल्कुल साथ है। उन्होंने IPL को मातहत किया और PSL को खेलने से कहा कि हम PSL खेलना चाहेंगे। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारी जो लीग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो बड़ी शॉर्ट फॉर्मेट की होती है, जबकि IPL है वो 2-2 महीने 3-3 महीने का इवेंट है, तो लोग वो नहीं खेलना चाहते। पैसा जरूर उसमें इन्वॉल्व है और पर उसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। जबकि यहाँ पे आप देखें एक और चीज़ भी तो है, भारत का रवैया भी कुछ ऐसा ही है कि खिलाड़ी अब IPL को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं या उनके साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि उनका तासुबाना रवैया तो क्रिकेट के अंदर भी नज़र आता है। डिफरेंट प्लेयर्स हों, उनको बुली करना हो, किसी के कप्तान को बुली करना हो, इस तरह का रवैया भी तो असरअंदाज हुआ है IPL के ऊपर। बिल्कुल, इस्माइल आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, क्योंकि मामला ये था कि IPL कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व थे, पैसा इन्वॉल्व था, तो लोग नहीं बोलते थे। अब क्योंकि लोगों ने देखा है कि यार कि अब तो बिल्कुल वन साइडेड मामला हो गया है। अभी आपने रिसेंट भी देखा अंडर 19 में उसमें सूर्यवंशी ने जिस तरह का मिसबिहेव किया, अगर उसी तरह का बिहेवियर पाकिस्तान टीम में किसी प्लेयर ने किया होता तो अभी तक हमें डीमेरिट्स पॉइंट और पता नहीं किस चीज का सामना करना पड़ता। पर आप देखें कि एक तासुबाना एक रवैया है ICC का। उसके अलावा आप पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखें कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पर अब आपने देखा कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में लोगों ने बोलना शुरू किया है, जबकि इंडिया से खुद आवाजें उठना शुरू की हैं कि आप ये जो इंडिया की क्रिकेट है उसको तबाह कर रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं आप उनको तबाह कर रहे हैं।
जबकि इशाल और जुनैद, आपको याद होगा कि जो इंडिया के जो प्लेयर्स थे वो पाकिस्तान आने के लिए बेताब होते थे। महेंद्र सिंह जी। धोनी, सचिन तेंदुलकर, जो इतने बड़े नाम हैं, वो चाहते हैं कि अब भी वो बात करते हैं, जबकि आपको अभी भी याद होगा कि वो जी लोग बिल्कुल, हमें कहते हैं याद कि है। और अभी रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन के साथ उसने बोना बोना कह के छेड़ना, तो ये जो एक रविश है जिसके अंदर कुछ तो खुद अपना किरदार है ऐसे तासुब पे मबनी खिलाड़ियों का भी, लेकिन जो हिंदुत्व पॉलिसी है, जो मोदी सरकार की बीसीसीआई की पॉलिसी है, जो जय शाह की आईसीसी पे भी हम मुसलत हुई पॉलिसी देख रहे हैं, तो ये मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं क्रिकेट का? और इसके नतीजे में भारत आपको आइसोलेट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम कोई भी महाज हो, कोई भी शोबा हो, उसके अंदर ये तासुब अब शिद्दत से दिखाई दे रहा है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो अस्करी महाज हो, चाहे वो खेल का मैदान ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब मामला सिर्फ मुसलमानों तक नहीं रहा। कल आपने एक इवेंट देखा होगा, क्रिसमस के इवेंट में लोगों ने वहाँ पे उनको उनके जो इवेंट था उसको मिसमार करना शुरू किया। वहाँ पे जो ईसाई कम्युनिटी है उन पे तशद्दुद किया, उनको मारना शुरू किया। तो इसका मतलब है कि उनका जो बुग़्ज़ है वो मुसलमानों के साथ साथ हर उस कम्युनिटी के अगेंस्ट है, कि वो चाहते हैं कि यार कि यहाँ पे ना स्पोर्ट्स हो, ना यहाँ पे हिंदुत्व के अलावा यहाँ पे कोई और मजहब यहाँ इन्वॉल्व हो। तो वो तो अब पूरा मामला ही अब लोगों के सामने खुल के सामने आ गया कि सिर्फ एक वो मुसलमान मुखालिफ नहीं है, वो तो हर मजहब के मुखालिफ हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ हिंदुओं के अलावा कोई रहे ना। तो वो ये बड़ा और हिंदू भी अलार्मिंग वो है और अली दुनिया को भाई इस जो पे कि आवाज़ ऊंची उठानी जात के हों, हिंदू भी सिर्फ वही रह सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो छोटी जातों के हिंदू हैं उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक वहाँ रखा जाता है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ पहले तो जो छेड़खानी की जाती थी, जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता था, पाकिस्तान तो उससे नालान था ही। अब इसके अंदर इस तासुबाना रवैये के अंदर बहुत सारे दीगर ममालिक भी आ रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो आइंदा माह में शेड्यूल साउथ एशियन गेम्स थी उसकी अभी तक मंजूरी नहीं भारत की जानिब से दी गई, और दीगर ममालिक भी जो कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे वो भी इस मंजूरी का ही इंतजार कर रहे हैं। और अब ये साउथ एशियन गेम्स जो पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद होनी थी, ये 1 साल डिले का शिकार होने वाली हैं। तो बस नहीं समझते कि अब सारी जो टीमें बाकी की हैं उनको भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तो उठा ही रहा है, पाकिस्तान तो हाईलाइट कर रहा है कि भारत का रवैया क्या है, भारत खेल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बाकी टीमों को भी अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जी शाल, मामला फिर वही आ जाता है कि पैसे का मामला है, और इंडिया बड़ा मुल्क है, एडवर्टाइजर उनके पास ज्यादा हैं, तो पैसा इन्वॉल्व है, तो हर मुल्क इस मामले में ना तो वो इसलिए प्रेशराइज भी करते हैं। तो ये आप ठीक कह रही हैं कि खुद भी सेल्फ रियलाइजेशन भी होनी चाहिए मुल्कों को, कि भाई आप देखें कि वन साइडेड पूरा मामला चलाने की कोशिश की जाती है, हर स्पोर्ट्स में की जाती है, जबकि स्पोर्ट्स का मकसद ही जो एक खैर से गाली का होता है, लोगों के दरमियान फासले कम करने का होता है, जबकि इंडिया ये फासले बढ़ा रहा है। जी मुल्कों को ये समझना चाहिए कि यार कि स्पोर्ट्स जो भी है वो दिलों को जोड़ने के लिए है, फासले कम करने के लिए। जबकि इंडिया हर इवेंट में, क्रिकेट से लेके अब आप साउथ एशियन गेम्स की बात करें, तो हमने 2019 में नेपाल में जाके हमने स्पोर्ट्स खेले, पूरी दुनिया ने वहां पे खेला। उसमें बेशक आप इंडिया का वो जो पॉइंट्स टेबल है उसमें ज्यादा था, पर इसका ये मकसद नहीं है कि आप हर जगह पाकिस्तान मुखालफत में इस नेच पे चले जाएं कि आप हर चीज को तहस नहस कर दें। बिल्कुल, तो हम अली भाई उनकी सेहतयाबी की दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, सेहत दे। और अभी तो नफरत की आग में जल रहे हैं तो उन्हें जलने देते हैं। ज़रा दौरा श्रीलंका और आइंदा T20 वर्ल्ड कप जो है उसके लिए कौमी टीम के मुमकिना जो इस वक्त खदुखाल होंगे वो भरना शुरू हो चुके हैं। तो कहा यह जा रहा है कि सिलेक्टर्स जो हैं नौजवान टैलेंट को, तजुर्बाकार खिलाड़ियों को मिक्स करके उनके एक ऐसा कोई टीम बनाना चाह रहे हैं जिससे सीनियर से जूनियर सीख सकें और जो जूनियर्स का एक पैशन है उसका भी फ़ायदा उठाया जा सके। तो ये आपको क्या लग रहा है कि कौन इन होने जा रहा है, कौन आउट होने जा रहा है, किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आइडियली? जी बिल्कुल, मार सदाकत और अहमद दानियाल की बात हो रही है कि उनको टीम में इन किया जाए, जो कि अच्छा है कि हमने उनको साथ साथ ग्रूम भी करना है। और दूसरी तरफ BBL का जो मामला है, BBL ने इस पे पाकिस्तान से कंसर्न रेज किए थे कि आप बाबर और शाहीन को जो हैं उनको आप यहाँ पे पूरा BBL खेलने दें, और उन्होंने ये आमादगी जाहिर की थी कि हम उनको BBL में पूरा मौका देंगे, जबकि आप उनको जो आपकी श्रीलंकन लीग है उसमें आप ना इन्वॉल्व करें। तो उसकी वजह यह है कि एक देखें BBL में जो बाबर की फैन बेस है वो बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखा होगा, रिसेंट आपने खबर भी सुनी होगी, जो बाबरिस्तान वहाँ पे एक पूरा एम्प्लॉयर था उसको बढ़ाने की बात हो रही है। जो वहाँ पे टिकट्स की फरोख्त है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि उस रीजन में
ऑस्ट्रेलिया रीजन में जो बाबर के फैन हैं, जो शहनशाह अफरीदी के फैन हैं, इवन ओवरऑल पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा है। और वो उसकी वजह यही है कि वो अब उसको कैश करना चाहते हैं। बीबीएल का पूरा मकसद ही ये था कि आप पूरी दुनिया से बड़े नाम पिक करें, बाबर जैसे नाम पिक करें और उनको ज्यादा मुआवजा दें ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक ये शर्त आयद की थी कि आप अपने प्लेयर्स को बीबीएल के लिए अवेलेबल करेंगे तो हम पाकिस्तान का टूर करेंगे। जबकि आपको याद होगा कि उन्होंने दरमियान में इस पे थोड़ा कंसर्न शो किया था कि हम दोनों सीरीज साथ नहीं खेलेंगे, पर अब उन्होंने इस पे आमादगी का जाहिर किया है कि हम T20 वर्ल्ड कप से पहले T20 सीरीज खेलेंगे और जो आपकी ओडीआई सीरीज है वो T20 के बाद शेड्यूल करेंगे। बिल्कुल। अच्छा अली भाई, शादाब खान की मुमकिन वापसी है टीम कॉम्बिनेशन में, आप क्या समझते हैं किस हद तक वो मजबूत बनाएंगे टीम को? और फिर श्रीलंका की कंडीशन की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के स्पिनर्स कितना मौसर साबित होंगे? आज बिल्कुल आपने देखा, एक तो शादाब खान भी साइम अयूब की तरह लाडले हैं और जब से वो गए हैं उसके बाद से आपने देखा नायब कप्तान की कुर्सी खाली है। मतलब वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो जब तक वो टीम से बाहर हैं उनको ये ऑप्शन दी गई है कि आप जब भी फिट हों, आप फॉर्म अपनी बेहतर करें तो आप टीम में आ जाएं। जबकि ये ऑप्शन किसी और प्लेयर को नहीं दी जाती है। आप देखते हैं कि यार कितने ज्यादा प्लेयर ने, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट तो खैर मशहूर ही इसी वजह से है कि अगर आप वहां से ड्रॉप हो जाएं तो आपको कम बैक करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तक आपके पास नायब कप्तान नहीं है। पिछली जितनी भी आपने सीरीज खेली है वो नायब कप्तान के अलावा खेली है और ये रीजन दी जाती है कि बाकी मुल्कों में भी नायब कप्तान नहीं होता तो यहाँ भी ना रखें। जबकि अब आप देखेंगी कि उनको वापस लाया जाएगा और उनको एज अ वाइस कैप्टन भी लाया जाएगा। कुछ खबरें तो ये है कि उनको शायद T20 का कैप्टन भी बना दिया जाए। अच्छा, ये जो आपने बात की है अली भाई कि ये लाडले हैं हारिस रऊफ की तरह या दीगर खिलाड़ी कुछ ऐसे लाडले हैं, जी जी साइम अयूब की तरह, तो ये जो लाडले हैं इनको एडजस्ट करने की कीमत हम मैच हारने की सूरत में कई बार दे चुके हैं। तो ये कब तक फेवरेटिज्म चलता रहेगा, कब तक हम यूँ मैचेस हारते रहेंगे, अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे? और अगर कोई फॉर्म में नहीं है, किसी की जगह नहीं बनती तो उसे ज़बरदस्ती घुसाया जाना, ये रिवायत कब खत्म होगी यहाँ पे? जुनैद भाई, एक पॉइंट आपको याद होगा, यहाँ पे बार बार बोला जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट नहीं आ रहा। हम बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बात होती है और ये जो हमारे जितने प्लेयर्स हैं पुराने वो बात करते हैं कि वो टैलेंट नहीं आ रहा। टैलेंट हमारे पास है। अंडर 19 अगर हम जीत सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास टैलेंट है। राइजिंग स्टार हम जीत सकते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास टैलेंट है। सुपर सिक्सेस हम जीत सकते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास टैलेंट है। मामला क्या है कि उस टैलेंट को आगे मौका क्यों नहीं मिलता? वो जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट का काम होता है कि आपने उनको वो मौके फराहम करने होते हैं, उनको साथ साथ ग्रूम करना होता है। जो अभी बात भी हो रही है कि आप जो यंग प्लेयर्स हैं उनको जो थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो दें, उनको डग आउट शेयर करें, उनको आप इंटरनेशनल टूर्स दें। होता क्या है यहाँ पे, जो बिल्कुल भी, अब जैसे अली रजा की बात करें या मिनहाज की बात करें, होगा क्या, हम इन्हीं को उठा के इंडिया के खिलाफ खिला देंगे और वो वहां पे फेल हो जाएंगे और फिर हम बोलेंगे यार ये तो टैलेंट ही नहीं है। तो ऐसे तो नहीं होता ना, कि आपने उनको साथ साथ ग्रूम करना होता है और हमें ग्रूम भी करना है और फिर बेहतरीन स्क्वाड जो है तरतीब देना है, क्योंकि सिर्फ दौरा श्रीलंका नहीं है बल्कि उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए भी ये स्क्वाड बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बड़ी अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया अली तनोली मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा स्क्वाड तरतीब दिया जाएगा, क्योंकि इस बार हमारे अंदर हारता वो मैच देखने का हौसला बिल्कुल नहीं है। हम जीतना चाहते हैं T20 वर्ल्ड कप भी और श्रीलंका की जीत की वजह से हमारे हौसले और हमारी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये जो जीत का तसलसल है अब रोकना नहीं चाहिए और सीनियर्स को जूनियर्स से सीखने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बरतानवी नौजवान ने जेलीकेट ब्रांड की 877 मुनफरिद अशिया इकट्ठी करके उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो ये 19 साला होप रॉबर्ट्स हैं जिन्होंने कलेक्शन जिनकी अगर आप देखें तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। बेडफोर्डशायर में उनके घर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एहलकार पहुंचे हैं। तस्दीक के बाद उनको रिकॉर्ड से नवाजा भी गया और ये विजुअल्स आप देख भी रहे हैं। तो होप रॉबर्ट्स अक्सर अपने जेलिकेट्स कलेक्शन की नुमाइश सोशल मीडिया पर करती रहती हैं, जिससे उनके टिकटॉक पर 27,000 और इंस्टाग्राम पर 20,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं जनाब।
जी हाँ, उनकी कलेक्शन में बहुत सारे टॉयज़ हैं, बहुत सारे स्टिकर्स हैं, बैग्स हैं, यहाँ तक कि फिंगर पपेट्स भी मौजूद हैं उसके अंदर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनकी कलेक्शन के अंदर जो कि मुनफरिद हैं, और उन्होंने पता नहीं कहाँ से जमा करके ये 877 ऐसे टॉयज़ जमा किए हैं, जिसके बाद उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है और ये एजाज़ उनको दिया गया है। बात करेंगे अब मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जो इजराइल की जानिब से नई यहूदी बस्तियों का क़याम किया जा रहा है। इस फैसले पर आलमी सतह पर खुलकर अब रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। बरतानिया हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, जर्मनी और जापान समेत दुनिया के 14 अहम ममालिक हैं जिन्होंने इजराइल के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया है। तो क्या ये मज़म्मती बयानात रोक पाएंगे सेहूनी फोर्सेस को, इजराइल को, नेतन्याहू को इन तमाम मकरू इक़दामात से? डॉक्टर नवीद इलाही साहब माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। मज़म्मत तो हो रही है और 14 अहम ममालिक की तरफ से इस इक़दाम को क्रिटिसाइज़ किया जाना काबिल ज़िक्र है, काबिल तारीफ़ है, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा और इससे रोका जा सकेगा उन तमाम आबादकारियों को, उन हथकंडों को जो कि हम देख रहे हैं? ना सिर्फ वो तमाम जो काबिज़ीन हैं वो जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, बागात को, घरों को तबाह करते हैं, उन पर काबिज़ होते हैं, उनको रोकना तो दरकिनार, उनको शील्ड किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, और उनकी साथ जो फोर्सेज़ हैं, सेहूनी फोर्सेज़ हैं, वो पूरी तरह से साथ देती हैं इन काले कवानीन का। तो क्या मज़म्मत काफ़ी होगी? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, आप अब तक 19 जो है नई बस्तियां उन्होंने बसाने का अप्रूवल दी है। ये जो बाकी सारी सपोर्ट मिलती है उनको, फौज की या बाकी सपोर्ट, ये इसलिए है कि इसको नेतन्याहू और कैबिनेट जो है बाकायदा अप्रूवल देती है कि ये बस्ती जो है इसको आबाद किया जाए। और ओवर ईयर्स अब तक 69 इस तरह की सेटलमेंट्स जो हैं, बेसिकली इलीगल सेटलमेंट्स को उन्होंने अप्रूवल दी है। और हाल ही में ये 19 नई जो है इनको वेस्ट बैंक के ऊपर यानी मगरबी किनारे के ऊपर सेटलमेंट की इजाज़त दी है, जो मैं ये समझता हूँ कि आप देखें, ठीक है, इन्होंने बयान दिया है यूके, फ्रांस ने, कनाडा ने और बाकियों ने। हम इस को शायद इसलिए समझते हैं चूँकि हम ओवर ईयर्स इतने जो ख़ास तौर पे अरब हैं वो डरे हुए हैं, दबे हुए हैं और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे हुए हैं कि कुछ थोड़ी सी बात भी होती है तो हम कहते हैं ठीक है जनाब, वेलकम, ये हमारे लिए आबिद, मेहरबानी आपकी, आपने ये किया। इस मज़म्मत का कोई फ़ायदा नहीं होगा प्रैक्टिकली। देखिए, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं छोटी सी एक किस्म पे बात करूं। अब हम दो जो है 2 स्टेट जो एक फार्मूला है उसके ऊपर बड़े हम शद्दोबद से तमाम लोग एग्री कर रहे हैं और इस पे भी खुश हैं कि चलें आप फ़लस्तीनियों को ही मान लें, यानी फ़लस्तीनी स्टेट को भी मान लें आप, इजराइल तो स्टेट है ही। जबकि अगर आप पीछे देखें, सिर्फ मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आपको एक छोटी सी जो रिसर्च की रोशनी में बताऊं कि 1934 से लेके 1948 तक उनका एक मौक़िफ़ रहा फ़लस्तीन के ऊपर कि ये एक इलीगल स्टेट है। 1947 में जब यूएन में रेजोल्यूशन पास हो रहा था तो हमारा जो वहाँ पे डेलीगेशन भेजा जो कायदे आज़म के अहकामात पे, उस पर उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये यूनाइटेड नेशंस की, इट्स बियॉन्ड द पावर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दूसरा ये है कि ये अनफेयर है, और तीसरा ये है कि इससे फ़लस्तीन में हमेशा के लिए फसाद पैदा होता रहेगा। और कायदे आज़म ने एक ख़त लिखा प्रेसिडेंट ट्रूमैन को उस वक्त कि दिस इज़ अल्ट्रा वायरस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और इनवैलिड इन लॉ। आज आप अब देखें कि अगर आप बगौर देखें, अगर जैसे मैंने अर्ज किया क्योंकि कमज़ोर हैं, डरे हुए हैं, तो हम मानते जा रहे हैं उनकी बातें। अगर आप गौर से देखें तो अगर ये सेटलमेंट्स पीछे हटा भी देंगे तो ये हमेशा के लिए फसाद यहाँ पे रहेगा जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक नहीं मिलेंगे, इसका फिर उनकी स्टेट हल नहीं क्या मिलेगी। है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो डॉक्टर साहब अमेरिका पाकिस्तान को रजामंद करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को रजामंद करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अमन फोर्स के तौर पर अपने फ़ौजी जवान वहाँ पर भेजे, और दूसरा हम देख रहे हैं कि वहाँ पर गैर कानूनी बस्तियाँ आबाद की जा रही हैं। तो पाकिस्तान से जो फोर्सेस का एक डिमांड की जा रही है वो किन मकासद के लिए की जा रही है? क्या सिर्फ वहाँ पर सेहूनी फोर्स
फोर्सेस को यहाँ पर वहाँ पर जो मौजूद हैं इस वक्त फोर्सेस, उनको निहत्ता करने के लिए उनको हम देख रहे हैं कि उनको वहाँ से खाली, उनके हमास से खाली करवाने के लिए है जगह, या फिर किसी और मकासद के लिए भी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए उनकी फोर्सेस मांगी जा रही हैं? क्योंकि तरीक़ाकार कुछ और है। अमन फोर्सेस का वहाँ पर फिर काम क्या है जब इजराइल की कैबिनेट ने इजाज़त दे दी है और वहाँ पर इस तरह से बस्तियाँ आबाद की जा रही हैं, तो फिर ये सारे ढोंग हैं जो रचाए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से, इजराइल की जानिब से? जी, मैं यही अर्ज कर रहा था, बेसिकली बताने का मकसद ये था कि जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं या हिकमत अमली नई इख्तियार करते हैं, तो उसके पीछे एक मुहर्रिक होते हैं जो साल साल से चल रहे होते हैं, असूल होते हैं, उनके ऊपर आप फैसले करते हैं। नी जग डिसीजन करेंगे तो उसका अल्टीमेटली नुकसान ही होगा। अब मजबूरी है चूंकि, तो हम 2 स्टेट पे एग्री कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हम अपनी फौज भिजवा देंगे, उन्होंने कहा था कि हम प्रपोज कर रहे हैं कि हम इसको कंसिडर करेंगे। तो देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या हालात होंगे। अगर उनकी सपोर्ट पैलेस्टीनियंस को, पैलेस्टाइन के लिए अगर बेहतर होगी तो पाकिस्तान उस पर फैसला करेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी फोर्सेस विल बी पिटेड अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस या हमास। ये हमारा काम नहीं है, ना ही हुकूमत ऐसे करेगी। मकसद तो ये था कि चूंकि पाकिस्तान इस जो ट्रूस था, जो एग्रीमेंट था, उसका बहुत अहम हिस्सा था, जेनोसाइड हो रहा था, उसको रोकने की कोशिश की, तो कई चीज़ों पे एग्री किए। तो जैसे मैंने कहा कि अरब जो कंडीशन है, उन हालात में जो चीज़ भी बेहतर मिल जाए, कहते ठीक है, आमना सदकना, ये ठीक है, हम कर लेते हैं। तो पाकिस्तानी फोर्सेस उस सूरत हाल में जाएंगी जब यहाँ से भी पार्लियामेंट उनको ओके करेगा और तमाम जो ड्यू डिलीजेंस के बाद ये फैसला किया जाएगा और पीस मैनेजमेंट के प्रोसेस में अपना किरदार अदा करेंगी। लेकिन अभी ये जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है उस कॉज को डैमेज करने के मुतरादिफ है। इस तरह से 18-19 बस्तियों को लीगलाइज कर देना, पार्लियामेंट के अंदर मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, वो जंगी जराइम के मुर्तकिब फौजी जो कि एक नौजवान के साथ ज्यादती करते हैं, उसकी वीडियो बनाई जाती है और वो जान की बाजी हार जाता है। अफसोस इस चीज़ पर नहीं किया जाता कि ये जंगी जुर्म हुआ है, बल्कि इस चीज़ पर किया जाता है नेतन्याहू की तरफ से कि ये वीडियो लीक कैसे हो गई, उस खातून को सज़ा दी जाती है इस वीडियो लीक करने पर। तो आपको लगता है कि अब वो तमाम गारंटर्स जो हैं उन्हें भी मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है, जो कि गज़ा मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर चुके हैं और उसके ऊपर मुसलसल वायलेशन हो रही हैं, 600 से ज़्यादा कीमती जानें मज़ीद जा चुकी हैं उस मुआहदा होने के बाद। अब जबकि 2 रियासती हल का जो असल मकसद है या रूह है, उसको मज़ीद डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, तो तमाम गारंटर्स दोबारा से अमेरिका पे दबाव डालें, इजराइल पर दबाव डालें कि इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए। देखिए, इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो तो अमेरिका का ही है और प्रेसिडेंट ट्रंप का है, जो ये समझते हैं कि यहाँ पे जैसे वीडियो गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे मैं बिल्डिंग्स बनाऊंगा, यहाँ पे बीच बनेगी, कैसीनोस बनेंगे, एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। ऐसे होगा नहीं। लेकिन ये ज़रूरी है कि अमेरिका इसमें अगर पॉजिटिव रोल प्ले करे, और कैसे कराया जा सकता है, यही लोग जो सिग्नेटरीज हैं ये उनके ऊपर दबाव डालें ताकि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो किया जा सके। उसके बगैर तो ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि बहुत नेतन्याहू खुद भी हार्डन है और वो हैबिचुअल है। उनका एक प्लान है कि इनको इसे डेसिमेट किया जाए पैलेस्टीनियंस को, और हर जगह यहूदियों को वहाँ पे बसा दिया जाए ताकि इरिवर्सिबल एक एक्शन हो जाए। तो इसको इसी मौके पर रोकना ज़रूरी है। तो क्या रोक पाएंगी ये ताकतें जो 14 ममालिक जिन्होंने आवाज़ उठाई है और जो गैर कानूनी बस्तियों की मंजूरी से नाखुश नज़र आते हैं, बल्कि इस वक्त तो पूरी दुनिया ही नज़र आती है, लेकिन आवाज़ इन 14 ममालिक ने उठाई है। आप समझते हैं कि इनकी आवाज़ काफ़ी होगी? और 2 रियासती हल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके बाद आप समझते हैं कि मुमकिन भी हो पाएगा इस तरह के हथकंडों के बाद? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग रन में यहाँ पे पीस हो। अगरचे इनकी वॉइस जो है वो मैटर करती है, लेकिन अगर वॉइस उठाई है, जैसे उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट भी बंद कर देंगे, इनको चाहिए अमेरिका के ऊपर दबाव डालें और उनसे बात करें, क्योंकि उसी के असले के साथ ये तमाम कार्रवाई हो रही है, उन्हीं की सपोर्ट से तमाम कार्रवाई हो रही है। तो ये उनके एलाइज हैं, क्लोज एलाइज हैं, हमारे से ज़्यादा उनके एलाइज हैं। तो अगर ये दबाव डालें तो मेरा ख्याल है कि फिर मसला किसी हद तक ये जो कॉलोनीज बनाने का, सेटलमेंट्स का है, ये रुक सकता है। अभी तक देखिए 69 तो हो चुके हैं, 19 का तो पता चल रहा है ना, उससे पहले 50 से ज्यादा जो है सेटलमेंट्स बना चुके हैं वहाँ पे, और ये विद अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट नेतन्याहू जो कि जंगी जराइम का मुर्तकिब है, उसके कहने पे हुआ सारा कुछ। तो ये
जारी है ऐसे ही। ना सिर्फ इजरायली कैबिनेट बल्कि अमेरिका की भी आशीर्वाद के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि उन्हीं की हौसला अफजाई के बाद ये सब कुछ हो रहा है, ये जंगी जुराइम वहाँ पर मरतकब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर आलमी अमूर, और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हल यकीनी तौर पर वहाँ पर अमली तौर पर हमें नज़र आए, ना सिर्फ दस्तखत की हद तक, ना सिर्फ पेपर वर्क की हद तक, बल्कि अमली इकदाम वहाँ पर होते हुए नज़र आएँ। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि पीस मेकर का खिताब लेते हैं, जो कि अपने आप को पीस मेकर कंसीडर करते हैं और हर जगह पर मनवाने की कोशिश भी करते हैं और उसका क्रेडिट भी लेते हैं कि वो बहुत सारी जंगों को रुकवाने में अपना किरदार अदा कर चुके हैं, वो यहाँ पर अमली तौर पर कोई किरदार अदा करते हुए ताकि हम भी उन्हें क्रेडिट देते हुए अच्छे लगें और वो इस काबिल भी बने कि अमली तौर पे जो गज़ा अमन वाहिदा है उसके ऊपर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। इससे पहले कि हम योगा पे बात करें, उर्दू पंजाबी के मुमताज़ शायर हैं मुनीर नियाज़ी, उनकी 19वीं बरसी है, उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जाना यकीनी तौर पे बहुत ही ज़रूरी है। जितनी बड़ी वो शख्सियत हैं, जितनी उनकी कंट्रीब्यूशन है उर्दू के लिए, पंजाबी ज़ुबान के लिए, तो वो मशरक़ी पंजाब के शहर होशियारपुर में 9 अप्रैल 1923 को पैदा हुए और मुनीर नियाज़ी की तसानीफ़ में उर्दू शायरी के 13 और पंजाबी शायरी के 3 मजमूए शामिल हैं। जी हाँ, उर्दू शायरी में उनके मशहूर मजमुओं में तेज़ हवा है और तन्हा फूल, जंगल में धनक और माँ मुनीर, जबकि पंजाबी शायरी के बहुत सारे मजमुए हैं उनके, जिनमें हम देख रहे हैं सफ़र दी रात और चार चुप चीज़ा, फिर रास्ता दसन वाले तारे शामिल हैं। इस तरह की बहुत सारी और भी तसानीफ़ हैं उनकी जो उन्होंने लिखी हैं और बेहद मकबूल हो गई हैं। और उनके 2006 में आज के रोज़ लाहौर में इंतकाल वो कर गए थे आज ही के दिन पे, और जो उनकी कमी उनके चले जाने के बाद एक खलासा है उसको तो कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी जो तसानीफ़ हैं, उनकी जो लिखी हुई गज़लें हैं, नज़में हैं, वो आज भी सुनी जाती हैं। मशहूर जो नज़म है हमेशा देर कर देता हूँ, वो जब भी सुनते हैं मज़ा दुबाला हो जाता है, तो आप भी सुनिए। और मुझे लगा कि ये जुनैद के लिए गज़ल उन्होंने गाई थी और हमेशा देर कर देता हूँ, और जुनैद को भी लग रहा था कि हूबहू अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव वे में कह रही है, नेगेटिव वे में कह रही है, लेकिन बहरहाल नियाज़ी की ये नज़म जब भी सुनते हैं बहुत ही इसको महसूस होते हैं हम सुनने वाले, और वो जो फीलिंग्स थी आप हाज़रीन महफिल की भी, उनको देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितनी मोहब्बत करते थे। बिल्कुल, और सर्दियों में अगर इसको सुना जाए तो मज़ा और दुबाला हो जाता है कि आप अपने ब्लैंकेट में बैठे हैं, साथ आपने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं और फिर आप उसको खाते खाते इस गज़ल को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे अगर आपको पता है कि योगा करते हुए सुने तो और भी मज़ा आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि योगा करते हुए खामोशी और तन्हाई होनी चाहिए। लेकिन जनाब सर्दियों का मौसम है जहाँ सुस्ती, जिस्मानी अकड़ाव और तवानाई की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, वहीं पर योगा एक कुदरती और मौसर हल बनकर भी सामने आता है। जो जिस तरह से जुनैद भी कह रहे हैं कि योगा सिर्फ जिस्मानी वर्जिश नहीं रही अब, और बल्कि जिस्म, जहन और रूह के दरमियान तवाज़ुन कायम करने वाली एक मुकम्मल मश्क है। और माहिरीन के मुताबिक सर्दियों में योगा ना सिर्फ खून की रवानी को बेहतर करता है जुनैद, बल्कि हमारे बहुत सारे मसाइल, जहनी दबाव, इसको भी कम करता है। जोड़ों का दर्द जो कि अक्सर सर्दियों में जाग जाता है, पुराने दर्द भी जाग जाते हैं, तो जहनी जिस्मानी दोनों की बेहतरी के लिए, सेहत के लिए, उसे तवाना करने के लिए योगा कितना होना चाहिए, किस वक्त होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, ये सारे सवालात रखते हैं डॉक्टर इफ्तिखार, योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको एक फिर से वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। तो आप माशाल्लाह ये जो खिदमत खल कर रहे हैं लोगों को सेहत तवाना रखने के लिए, तंदुरुस्त तवाना रखने के लिए, ये किस किस टाइम पे सही अंदाज़ क्या है और क्या क्या हैं योगा के आसन जो कि आपको एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए मददगार साबित होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। मेरे जितने भी दोस्त बहन भाई मेरे पूरी दुनिया में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब की खिदमत में बहुत ही मोहब्बत से सलाम के बाद देखें, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि कौन सा टाइम योग के लिए सबसे बेहतर है। ऑब्वियसली मॉर्निंग का, तहज्जुद के बाद सबसे बेहतरीन टाइम है फजर के टाइम पे, और इसके अलावा टाइम की कोई कैद नहीं है, अब किसी वक्त भी कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटा आपने वेट करना है। अच्छा, और उसके बाद आप कर सकते हैं किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए योग के अलावा। आप इवन अगर सपोज़ आप ये कहते हैं कि आपने खाना खा लिया और आप फिर भी करना चाहते हैं, तो फिर बहुत ही स्लो ऐसे योगा के पोस्चर्स हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं, जैसे मेडिटेशन है या जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है जिन्हें हम प्राणायाम्स कहते हैं, वो सारे आप इवन खाने के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइट टाइप। उसमें कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं, लाइक कपालभाति जो है वो आप खाने के 1 घंटा बाद तक नहीं कर सकते। लेकिन कुछ स्लो है, जैसे अनुलोम विलोम है, वो ज़रा स्लो मोड में है, मेडिटेटिव स्टेट में जाके,
तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप एम्प्टी स्टमक करें और इसको यानी योग करने के बाद आप खाना खा सकते हैं। ज़्यादा बेहतर हर लिहाज से यही है कि आप 1 घंटे का वक्फा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, योगा में और मेडिटेशन में डिफरेंस क्या है बिटवीन बोथ, और क्या हम अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो योगा का नेमुल बदल हो सकता है, योगा मेडिटेशन का नेमुल बदल हो सकता है, इसके बारे में बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है। लोग मेडिटेशन को अलग समझते हैं, जबकि मेडिटेशन ही योग है। ये बिल्कुल, इसकी 3 मेन डायमेंशंस हैं। मेडिटेशन जिसमें हम साधना करते हैं, अपनी ज़ात के अंदर चले जाते हैं, आइज़ क्लोज करके हम इनर सेल्फ में चले जाते हैं। अच्छा, ये योग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला एक हिस्सा है। दूसरा योग का हिस्सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, प्राणायाम्स। ये बहुत ही प्रोफाउंड थेरेप्यूटिक नोयत की हैं। थेरेप्यूटिक से मुराद ये है कि आपकी डिजीज़ को जो है क्योर करने की सलाहियत। आप शायद हैरान हो जाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिन आपका ब्रेथ है, आपकी सांस है। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाली जो मेडिसिन है वो आपकी ब्रीदिंग है। ओके, ब्रीदिंग क्यों प्रोफाउंड साइंस है कि जैसे ही आप एक पुरसकून लंबा सांस लेते हैं तो आपका स्ट्रेस बिल्कुल फ़ौरन एक सिंगल ब्रेथ पे आपका 0 लेवल पे आ जाता है। आपका कॉर्टिजोल, आपके एड्रेनलिन और जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं वो एक ही ब्रेथ से डाउन आते हैं, सिर्फ जस्ट 1। तो इस लिहाज से ये दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा। अगर आप को दुनिया में कोई कहे कि आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज से रिवर्स कर लिया किसी भी डिजीज़ को, तो इसमें कत्तन कोई झूठ नहीं है, 100% सच बात है कि अगर आप ब्रीथ करना नहीं जानते तो आप अपने आप को क्योर नहीं कर सकते। अच्छा, हमें फिर ब्रीथ करने का तरीका भी साथ साथ बताते हैं ना, ताकि हमें योग में ब्रीथ करने के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले आपने ट्राई करना है कि अपने लेफ्ट हैंड को अपनी बेली बटन पे रख देना, बेली बटन पे। ओके, चिन को 15 से 20 डिग्री अप कर लेना है और अपनी जो राइट पाम है इसको अपने हार्ट के ऊपर ले आना है। अब आपको डीप इनहेल करना है, लेकिन 15 से 20 डिग्री चिन को अप करना है, सो दैट कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाए। शोल्डर्स को यहाँ रिलैक्स करके आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब मैं इनहेल करूँगा तो मेरी बैली इन्फ्लेट होगी, पेट मेरा बाहर की जानिब आएगा और इसके साथ ही 0 लेवल हो जाएगा किसी भी स्ट्रेस फैक्टर का। ये देखिए, मैं 6 सेकंड में इनहेल करूँगा, सबसे पहले मेरी बैली में गई एयर, उसके बाद मेरे लंग्स में गई और यहाँ मैंने हल्केंटली रोकना है और फिर 9 सेकंड्स में इसको चेज करते हुए, इसको फॉलो करते हुए मैंने इसको एक्सेल करना है 9 सेकंड्स में। आपने देखा होगा कि जब मैं इनहेल कर रहा था तो मेरी बैली जो है इन्फ्लेट हो रही थी जी। और जब मैं एक्सेल कर रहा था तो मेरी बैली डिफ्लेट हो रही थी और बिल्कुल वो ऑलमोस्ट ऐसे लगा जैसे कि वो स्पाइन के साथ जाके लग गई है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप किसी भी अपनी, आजकल स्मार्ट वॉचेस हैं, आप देखिए अगर आपकी हार्ट बीट 120 है, 130 है, 140 है, आप जस्ट एक ब्रेथ कीजिए, ये वाला जो मैंने आपको बताया, और ये उसी वक्त तकरीबन 75, 72, जो कि 72 हमारा एक नॉर्मल जो ब्रेथ हार्ट रेट है, ये 120 से भी जंप करके सिंगल ब्रेथ में ये वापस आ जाएगी अपने उस पे, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। और ये लंग्स के लिए डॉक्टर साहब ये एक्सरसाइज और किन किन बॉडी पार्ट्स को ये फायदा देती है? ये थ्रू आउट, क्योंकि जब भी आप बॉडी को, हाँ, जब भी आप डीप बैली ब्रीदिंग या डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, डायफ्राम एक पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि हमारी लोअर सेगमेंट को, जिसमें हमारी आंतें हैं, हमारे किडनी है, हमारा पेंक्रियाज है, हमारा लिवर है, यूरोजेनिटल ऑर्गन्स हैं, स्पेशली हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो चूँकि लार्ज इंटेस्टाइन के गिर्द वो बल खाती हुई पोजीशन में मौजूद होती हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को हमारी चेस्ट कैविटी में नहीं आने देता। उसके पास जगह तो बहुत होती है, वो आ सकती हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों में अगर डायफ्राम रप्चर हो जाए तो आपका जो है एक तरह से एक हर्निएशन हो जाती है, जिसमें आपकी छोटी आंत ऊपर आती है। जब छोटी आंत ऊपर आती है तो आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का शिकार हो जाते हैं।
आप सांस नहीं ले सकते, क्योंकि सांस को आप जब इन्फ्लेट करते हैं, लंग्स इन्फ्लेट होते हैं, डायफ्राम स्ट्रेच कर जाता है और स्पेस देता है लंग्स को इन्फ्लेट करने का और एनर्जी के फ्लो को रेगुलेट करने का। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता डायफ्राम आपका रप्चर हो गया एक्सीडेंटली किसी वजह से, तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें से आएगी। जैसे हर्निया होता है ना, डोमिनल हर्निया होता है, इनग्वाइनल हर्निया होता है, तो उसमें आंत का एक हिस्सा प्रोट्रूड कर जाता है, बिल्कुल सही। अपनी सीरियस लाइन को, मेम्ब्रेन को रप्चर करके बाहर आ जाता है, तो वो एक हर्निया की कंडीशन हो जाती है। ये भी हर्निया की कंडीशन है जिसमें हम सांस फिर बिल्कुल ही नहीं ले सकते, लाइफ बहुत ही मिजरेबल हो अच्छा जाती है। डॉक्टर साहब, वैसे तो हम देख रहे हैं कि योगा जो है वो हर मर्ज का ही उसके अंदर इलाज है। जिस तरह आपने भी कहा कि अगर किसी चीज़ से आप निकल आते हैं तो इसका मतलब ये है कि योगा से वो आपने रिकवर कर लिया अपने आप को, बेहतरीन है हर चीज़ के लिए। वो स्ट्रेस हो गया, एग्जाइटी हो गया, या फिर आपकी ब्रीदिंग साइनस इश्यूज़ हो गए, बहुत सारे ऐसी बीमारियाँ। अगर हम स्पेसिफिक कर लें दमा के मरीज़ों के लिए, या फिर जिनके पाँव के अंदर खिंचाव कड़ाव या फिर बॉडी ऐसे बेजान सी रहती है, उनके लिए क्या योगा है? तो हम चाहेंगे कि आप आ जाएं मैट के ऊपर, हमें वो वाले कुछ आसन बताएं जो कि हमारे देखने वालों के लिए फ़ायदेमंद हो जाएं। जी, आप जब भी योगा के लिए बैठें, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये है कि आप वज्रासन बैठें। ओके, ये वजन आसन। हाँ, थंडरबोल्ट पोज भी इसको कहते हैं और वज्रासन भी, अत्तहियात पोज भी कह लेते हैं। ठीक है, अगर आप इस पोज में बैठते रहते हैं तो लाइफ लॉन्ग आपको नी की पेन के इश्यूज नहीं होंगे। ओके, लाइफ लॉन्ग। और इसका बेनिफिट एक और ये है कि जब भी आप वज्रासन बैठते हैं तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट आ जाती है। ठीक है, जब भी आप सुखासन बैठते हैं जैसे क्रॉस लेग्स, तो आपको एफर्ट करना पड़ता है। आपने देखा होगा जो लोग बैठे मसाजिद में बैठते हैं या किसी और महफिल में बैठते हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पहलू बदल रहे होते हैं, इसलिए कि आपके कोर मसल जो हैं वो वीक होते हैं, तो फिर आप बेचैन हो जाते हैं। या तो आपको दीवार की टेक लेनी पड़ती है या बार बार पहलू बदलने पड़ते हैं। तो जब आप अगर सुखासन में बैठते हैं, जैसे आपने योगीज को देखा होगा, तो योगीज क्या करते हैं, चिन को थोड़ा सा अप कर लेते हैं, इससे स्पाइन जो है वो स्ट्रेट हो जाती है। अदरवाइज अगर आप ऐसे बैठेंगे तो ये देखिएगा स्पाइन बिल्कुल एक हम्सा बन जाता है और कुछ टाइम के बाद आप थक जाते हैं और आपको सीधा होना पड़ता है, अंगड़ाई लेनी पड़ती है, पहलू बदलने पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आप वज्रासन बैठें, तो लाइफ लॉन्ग आप जो है वो इस मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, नी की आपको प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब आपने जो सवाल किया था उसकी तरफ आते हैं। बहुत से लोग और इवन स्टूडेंट्स में भी आपने देखा होगा कि वो कंटिन्यूस अपने लैपटॉप पे लंच फॉरवर्ड किए होते हैं और वो घंटों उसमें स्टडी कर रहे होते हैं। या सबको देखें, ये मोबाइल यहाँ पे लगा हुआ है और वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और मैसेजिंग कर रहे हैं, ये वायलेशन है। जब भी आप इस पे जाएंगे तो आपकी जो सर्वाइकल मसल है, 7 जो वर्टिब्रास हैं, इनके ऊपर 65 पाउंड का लोड आएगा, 65 पाउंड। और इसीलिए आप देखें आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं या जो वर्कर्स हैं, यानी इवन आप स्टूडियो में देखें तो स्क्रीन के आगे इतना फोकस है उनके, ये और बहुत यहाँ पे मसल्स बिल्कुल जो हैं इस वायलेशन के नतीजे में अकड़ाव और पेन का बायस बन जाते हैं। तो या बहुत से लोग सोते हैं तो सुबह के टाइम पे क्या होता है कि उनमें बॉडी में अकड़ाव होता है। तो स्पेशली अगर नेक में हो तो आपने क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल आइज़ को क्लोज करना है, चिन को आपने बिल्कुल लेट गो करना है, ये सॉफ्टली नीचे आएगी। अब धीरे धीरे आपने इनहेल करना है, बहुत स्लोली। यहाँ पे आके अपने हेड को बैक साइड पे डाउन जाने देना। 6 o'clock से जब आपने चिन को टच किया था, स्लो इनहेल करना है 12 o'clock तक। ये 12 o'clock हो गया। अब यहाँ से धीरे धीरे एक्सहेल करना है, सांस को कंट्रोल में रखना है कि एकदम से ना छूट जाए। ये आपने ये क्लॉकवाइज पूरी, ना सिर्फ आपकी नेक बल्कि पूरी स्पाइन टेल बोन तक आपकी रिलैक्स हो जाएगी। आपके फेशियाज और आपके तमाम मसल और जॉइंट्स जो हैं जो स्पाइन से मुतल्लिक हैं वो इससे इजी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह अगर शोल्डर्स में रहता है तो इसके बाद शोल्डर्स की तरफ आपने आना है, आपने इजी करना है शोल्डर को, इनहेल करके शोल्डर्स को बैक पे ले जाना है
और धीरे धीरे सांस को अंदर लेते जाना है। 6 से लेके 12 o'clock तक आपके दोनों शोल्डर देखें ऊपर आ गए हैं। अब 12 से आपने एक्सेल करना है। तो इस तरह आपने क्लॉकवाइज और फिर काउंटर क्लॉकवाइज 10 टाइम क्लॉकवाइज, और काउंटर में फिर आपने क्या करना है, ये एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, शोल्डर्स आगे आएंगे, इनहेल करेंगे यहाँ तक 6 o'clock से 12 o'clock तक इनहेल है स्लो, और एक्सेल करके आपने स्लोली बैक पे ले जाना है और इन्हें नीचे जाना है। ये आपकी पूरी स्पाइन को रिलैक्स कर देगी। जो बेड से उठने के बाद आप अकड़ाव फील करते हैं, तनाव महसूस करते हैं अपनी बॉडी में, वो रिलैक्स हो जाएगी आपकी बॉडी, रिलैक्स हो जाएगी। इसी तरह आपने देखा होगा फीसमान लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हैं। लोग प्रेजेंट में रहना भूल गए हैं क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक हो गए हैं। ये टास्क है, ये टास्क है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो अपनी स्क्रीन के साथ बहुत ज़्यादा, या अपनी थॉट्स के साथ, इवन पार्क्स में देखें लोग वॉक पे जा रहे होते हैं और उनकी फोकस होती है आइज़ डाउन, और वो सोच रहे होते हैं कि आज फ़लाँ पेमेंट करनी है, फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ, वो प्लानिंग कर रहे होते हैं और उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि उनकी यहाँ पेन 65 पाउंड उनका वेट जो कि रेडिएट कर रहा है, और आपको लो बैक पे भी पेन हो जाएगी। जो लोग वॉक करते हैं इनके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है इनकी नेक पेन और इनकी बैक पेन। और कई लोगों को आप देखें वो वॉक कर रहे होंगे, उन्होंने हाथ रखे होंगे और वो बेचारे बड़ी मुश्किल से चल रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माजी में रहते हुए, अपने पास्ट में या अपने फ्यूचर की प्लानिंग में अपने आप को ऐसी वायलेशन में से गुजारा जिसका उन्हें इदराक नहीं हुआ। जो आदि सर का दर्द होता है डॉक्टर साहब, हाँ, उसका हल भी है योगा के अंदर? बेहतरीन है। और सांस के लिए यू डोंट नीड टू टेक एनी मेडिसिन। बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बेस्ट मशवरा देता हूँ कि जब भी आपको किसी भी तरह का पेन हो रहा हो, चाहे वो फ्रंटल लोब में है, आपके जो प्राइटल लोब्स हैं, आपके बैक पे ऑक्सीपिटल लोब है, कोई पेन है, माइग्रेन है आपके साथ, टेंशन वाला है, या वैसे ही आप, बहुत से लोग हैं आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से उनको जैसे माइग्रेन है, या जो इमोशनल लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जब भी सर दर्द हो, एक ध्यान रखिए, बड़ा अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि बादाम, 7 बादाम आपके एनी टाइम आपके पर्स में होने चाहिए, आपकी पॉकेट में होने चाहिए। बादाम में क्या होता है, नट्स है, इसमें थोड़े ज़्यादा रख लें अगर कोई मांग ले तो फिर उसके लिए ये भी हो सकता है। इसमें होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है। अच्छा। तो जब आप इसको च्यू करना शुरू करेंगे तो मैग्नीशियम की वजह से आपको बॉडी पेन्स, स्पेशली आपको सर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। तो ये एलमंड्स बादाम 7 दाने आपको उस वक्त बहुत काम आएंगे। और इस दौरान आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट होकर बैठना है, अपनी चिन को अप कर लेना है, और यहाँ से आपने क्या करना है, 2 फिंगर्स आपने स्ट्रेट रखनी है, 2 फिंगर्स को होल्ड कर लेना है। इसको हम योगा में विष्णु मुद्रा कहा जाता है, इसको विष्णु मुद्रा, विष्णु मुद्रा आपने लगा लेना। यहाँ आपने चिन को अप कर लेना, लिप्स को क्लोज कर लेना, आइज़ को क्लोज कर लेना, और कोशिश करें कि जो दूसरा हाथ है उस पर ध्यान मुद्रा लगा के आपने फेसिंग अपवर्ड बैठना है, और यहाँ से आपने अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करना है, ऐसे राइट नॉस्ट्रल क्लोज है। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से मैं 6 सेकंड तक इनहेल करूंगा। देखिए मेरा पेट बिल्कुल बैली फूल के बाहर आएगी या इन्फ्लेट होगी। लेफ्ट साइड से मैं अपने बैली में लेके जाऊंगा सांस को। अब ये 6 सेकंड हो गए, तो मैंने रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर देना है। ओके। अब जो सांस मैंने लेफ्ट साइड से लिया था, राइट थंब को हटा के राइट साइड से निकालना है, लेकिन 9 सेकंड, यानी टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। 6 सेकंड इनहेल है, 9 सेकंड एक्सहेल है। देखिए मेरी वैली डिफ्लेट हो रही है। जी बिल्कुल, जबरदस्त। अच्छा, सांस यहाँ से निकल जाएगा। अब आपने नेक्स्ट सांस जो है राइट से लेना है, जहाँ से निकाला है। 6 सेकंड तक इनहेल करना है, राइट को क्लोज कर देना है, लेफ्ट को आपने ओपन करके एक्सहेल करना है 9 सेकंड्स। ठीक है। मेरे हाथ के इशारे से कि मैं एक्सहेल कर रहा हूं।
ठीक है, और ये कितनी देर तक रिपीट करना है डॉक्टर साहब? हाँ, जब ये निकल जाए तो फिर लेफ्ट से करना है और इस तरह बैक एंड फोर्थ आप इसी पे चलते जाएंगे। इसके ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 10 सेट्स कीजिए। एक दफ़ा लेफ्ट से इनहेल करके राइट से अपनी एक्सेल कर दिया और राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सेल कर दिया, तो ये एक सेट होगा। ऐसे 10 सेट्स कीजिए। और जो लोग जिनको स्लीप डेप्रिवेशन है, जो सो नहीं पाते, जो पिल्स यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पिल्स, आप माइकल जैक्सन को देखें, उसने स्लीप डेप्रिवेशन कर करके ये पोजीशन ले आई थी कि अब उसको एनेस्थीसिया के थोड़े शॉट्स लेने पड़ते थे कि वो सो सके। आप सोएंगे नहीं तो आपकी बॉडी हील नहीं करेगी। रात को 10 बजे तक अगर आप नहीं सोते, लाइट्स ऑन है, चाहे वो फिर मोबाइल की लाइट है हल्की सी, आप सोच नहीं सकते कि आप अपने अंदर किस तरह का जहर भर रहे हैं और वो डेफिनेटली कैंसर में कन्वर्ट होगा। कैंसर में, आपके किसी भी डिजीज में कन्वर्ट होगा। 10 बजे तक आपने बाय ऑल मीन सो जाना है, घुप अंधेरे कमरे में। और 10 बजे सोना है तो आपको यकीनी तौर पे 7-8 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए। उसके बाद तो डिनर के लिए आपको यह है कि मगरिब की नमाज से पहले या फिर फौरन बाद आपने डिनर कर लेना। इसके बाद अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते क्योंकि टाइम भी अब कम है, तो राइनाइटिस अगर बच्चों को है, सांस का इशू है, नेज़ल उनका ब्लॉक रहता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? कोई बच्चों के लिए भी ऐसी योगा एक्सरसाइज है जो कि करवाई जा सकती है? बहुत अच्छी आपने बात की। सबसे पहले तो इसमें कि जब स्टफी नोज होगा तो आपके लिए ब्रीथ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों को पॉलिप्स होते हैं अंदर, यानी वो ग्रोथ हो जाती है, गोश्त बढ़ जाता है, ठीक है। कुछ का डिविएटेड सेप्टम होता है और उनको सर्जरी करवानी पड़ती है। और कुछ का रेशे का भी तो होता है। हाँ, ये होता बिगाड़ कहाँ से होता है? यही हमारी नज़ले ज़ुकाम को इग्नोर करना और उसी कंडीशन में रहना। कुछ लोग डस्ट में बहुत रहते हैं उस वजह से, कुछ लोग स्मोक की वजह से उनको ये एलर्जीज हो जाती हैं। लेकिन जो भी कंडीशन हो, आपने क्या करना है, पिंक साल्ट 1 चम्मच लेना है और 1 चम्मच अजवाइन ले लेने, कैरोवे अजवाइन, ठीक है। उसका पानी को जोश दे अच्छी तरह। वो पानी अच्छी तरह जोश में आ जाएगा तो आपने उसे क्या करना है, उसे आपने इनहेल करना है, स्टीम करना है। तो आपकी जो है ये जो म्यूकस है ये आपका इजी हो जाएगा। जब आप डीप उसमें ब्रेथ लेंगे तो आपकी ना सिर्फ लंग्स तक ये ब्रेथ जाएगी और उसमें जो बैक्टीरिया है, ये मैं बीइंग अ डॉक्टर कह रहा हूँ, लेकिन आप गूगल करके देख लीजिएगा कि जो आपका ब्रेथ है इसमें अल्लाह ताला ने नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एक ऐसी रखी है जो आपके ब्रेथ की वजह से आपके अंदर पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये ताकत अता की है कि ये बैक्टीरिया और वायरस को किल कर लेता है, ठीक है। तो जब आप ब्रीद करेंगे ना उसमें, तो डीप लंग्स के अंदर जाएगा तो वो क्लीनिंग हो जाएगी सारी। आपको इन्फेक्शन चाहे वो वायरस की वजह से है, चाहे आपको बैक्टीरिया की वजह से है, वो इन जो वाइब्रेशन आप स्टीम ले रहे होंगे इससे करेंगे। लेकिन जब आप स्टीम ले चुके हैं तो बाद में आपने क्या करना है, थोड़ा सा नोज को ब्लो करके अच्छी तरह, ठीक है, ताकि किस निकल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक अग्रेसिव ब्रीदिंग करनी है। यहाँ से बंद करके आपने, ये स्टीम आ रही है और आपने क्या करना है, और चंद सेकंड बाद आप फील करेंगे कि ये मॉइस्ट आपकी नॉस्ट्रल जो है ये ड्राई होनी शुरू हो जाएगी फौरन, इंस्टेंटली। और इसी तरह इसको क्लोज करके इसी तरह ब्रीदिंग करनी है, इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और भी बहुत कुछ जानते हैं आपसे, लेकिन वक्त की कमी थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, थैंक्स वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा आपके साथ आके, और इसमें कि मेरे हम वतनों तक, मेरे दोस्तों तक योग की नॉलेज पहुंचे, बिल्कुल ठीक है। ये सदका जारिया करना उनके आप आगे भी पहुंचा, आपने तरीका बता दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस पर अमल करके अपने बहुत सारे मसाइल का छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वो जोड़ों का दर्द हो, सांस के इश्यूज हों, या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपके साथ चल रही हो। बात हो जाए आपके, हमारे, हम सब के बच्चों की, और बच्चे जो होते हैं नाज़रीन, वो दिल के सच्चे होते हैं और गैर सियासी तो होते ही हैं, लेकिन उनके साथ जो हमारे रवैये होते हैं वो बड़े ज़्यादा मानी खेज़ होते हैं और उनकी बड़ी अहमियत होती है। हम जितना मर्जी उनको समझा बुझा लें कि बेटा ये नहीं करना, ये करना है, लेकिन जब तक हम उनके साथ वो करके नहीं दिखाएंगे, जब तक वो हमें ऑब्जर्व करके सीखेंगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। तो क्या रवैया होना चाहिए बच्चों के साथ, ये सवाल है आज का। बच्चे लफ्ज़ों से नहीं, रवैयों से सीखते हैं। वालिदैन की बातें, अंदाज़े गुफ्तगू, रोज़मर्रा का जो उनके साथ बर्ताव है, बच्चे की शख्सियत, खुद एतमादी और जहनी सेहत की बुनियाद रखता है। तो हमें अपने बच्चों के साथ किस तरह से डील करना है, कहीं हम अपने बच्चे की शख्सियत को निखारने की बजाय
है ख़राब तो नहीं कर रहे, हम सोच रहे हैं कि हम उसकी बेहतरी के लिए उसको डांट डपट कर रहे हैं या फिर उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो कहीं हमारा बच्चा शर्मिंदगी या एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं हो रहा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अली अजमल साहब मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। थैंक यू डॉक्टर अली, आप इसे जानेंगे कि बच्चों के साथ ये तो हम भी अब समझ गए हैं कि बातों से नहीं, अल्फाजों से नहीं, बल्कि बच्चों को रवैयों से सिखाना पड़ेगा और फिर पेरेंट्स जो है वो बेहतरीन रोल मॉडल हो सकते हैं। अगर पेरेंट्स का किरदार इतना अच्छा रहे बच्चों के सामने, तो हम कहाँ पर गलतियाँ कर जाते हैं और बच्चों को जो हम समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात कि देखो फ़लाँ का बच्चा इतना अच्छा पढ़ता है, देखो फ़लाँ का बच्चा ये कर रहा था, कहीं हम अपने बच्चे को एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं कर रहे? यहाँ पर एग्जाम्पल्स ही बच्चे को सिखा सकती है और समझा सकती है, क्या तरीका है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जब हम बच्चों के साथ ऐसा रवैया अपनाते हैं कि जिसमें बच्चों को कभी कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ या बच्चों को ख़ास तौर पे डांटते वगैरह हैं, तो ऑब्वियसली इस वजह से फिर बच्चे की जो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट है वो ख़राब होता है और एहसास कमतरी इन्हीं वजूहात की बिना पर जन्म लेती है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। देखें कि कोई भी शख्स है जो एक नौजवान है, उसमें क्या एहसास कमतरी होगी या वो एक पुरएतमाद नौजवान होगा, वो ज़िंदगी का मुकाबला कैसे करेगा, लोगों का सामना कैसे करेगा, इसके जो ताने बाने हैं ये बचपन से जुड़ते हैं। अगर बचपन में पेरेंटिंग ठीक तरह से हुई हो तो वही जो फिर जो उसके मामलात होते हैं वो सारी उम्र ठीक रहते हैं, अगर पेरेंटिंग ठीक हुई हो। अब पेरेंटिंग ठीक का क्या मतलब है और हम गलती कहाँ पे करते हैं? देखिए, जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है या एहसास कमतरी की बात है, अगर आप बच्चे को एक हद से ज़्यादा सख्ती करेंगे तो ना बच्चा पुरएतमाद होगा और ना ही बच्चे में कुछ इतनी अपने आप को अच्छा महसूस करेगा, एहसास कमतरी में जाएगा। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू भी है जो आजकल बड़ा एक मैं समझता हूँ कि ये मार्केट में एक बड़ा नया ट्रेंड चल रहा है कि बच्चों को कुछ ना कहो एंड ऑल दैट। ये बड़े लोगों से आपने सुना होगा। लेकिन अगर एक हद तक हम बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, मैं सख्ती का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, डिसिप्लिन नहीं करेंगे, तब भी बच्चे में वो जो पुरएतमाद बच्चा है वो नहीं बन सकता। अब गलती हम कहाँ पे करते हैं? देखिए, बाज़ माँ बाप की ये हॉबी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ फेवरेट हॉबी है, मुश्किल है बच्चों को डांटना। कुछ भी हो जाए, बाहर की कोई स्ट्रेस है, चलो जी बच्चों को डांट लेते हैं। हस्बैंड वाइफ की कोई लड़ाई हो जाती है, चलो जी बच्चों को डांट लेते हैं। अच्छा, कोई गेस्ट घर में आ गया, थोड़ा स्ट्रेस हो गया काम का, बच्चों को डांट लेते हैं। और सास बहू का कोई झगड़ा हो गया, माँ कहती है बच्चों को डांट लेते हैं। बच्चों पे इजी टारगेट है ना, वो उनके ऊपर भड़ास निकलती है। लेकिन आइडियली सही वक्त या सही वो कौन सा मौका होता है, वो कौन सी गलती है जिस पे आपको बच्चे को रोकना है? और अमूमी तौर पे हम ऐसे देखते हैं, और मुझे ज़ाती तौर पे भी ऐसी चीज़ मायूब लगती है कि बच्चा शरारतें कर रहा होता है। और जिस आपने ट्रेंड की बात की ना, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि कुछ नहीं कहना, तो बच्चे उछल कूद भी कर रहे हैं, चीज़ें तोड़ भी रहे हैं, गिरा भी रहे हैं किसी और के घर पे जाके, और पेरेंट्स जो हैं उसी पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं कि जी बच्चों को कुछ नहीं करना। तो वो बड़ी एक मायूब सी सिचुएशन बन जाती है, अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं मेज़बान भी। तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको बच्चे को टोकना है, जहाँ पे आपने बच्चे को तरीके से ही सही जी बिल्कुल रोकना है? वो कौन सी चीज़? 2-3 चीज़ें हैं कि किस बात पे रोकना है, किस बात पे नहीं रोकना और कैसे रोकना है। अब किस बात पे रोकना है? देखें, अगर तो आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, अगर तो एजुकेशन में अपनी वो नहीं इतना कर पा रहा, तो बिल्कुल आपको उसको डिसिप्लिन करना चाहिए। देखिए ना, ये एक गलत ट्रेंड आ गया ये भी कि जो आजकल ये भी एक बड़ा नया एक मार्केट में ट्रेंड आ गया, और मार्क्स वगैरह क्या होते हैं, कुछ नहीं होते। अच्छा, ये बात सुनने में अच्छी लगती है लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है। देखिए ना जी, अगर मार्क्स नहीं होंगे तो आपका बच्चा फिर डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेगा? अब देखें कि मार्क्स जो है, स्टडी जैसे मैंने बताया, स्टडी में बिल्कुल बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहिए। एक अगर सर्टिफिकेट में बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो वो डॉक्टर बन जाएगा, अगर उसी सर्टिफिकेशन में मार्क्स कम आते हैं तो वो डिस्पेंसर बन जाएगा। ठीक है ना, सेम सर्टिफिकेशन की बुनियाद पे। तो बात यह है कि जब बच्चों की कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आजकल हमारे पेरेंट्स उसको नहीं समझा रहे, मैं बस ये डॉक्टर समझता हूँ कि उनको समझानी चाहिए। बच्चा अगर एजुकेशन में नहीं परफॉर्म कर रहा, आपको बिल्कुल उसको डिसिप्लिन करना चाहिए। अच्छा, बच्चा अगर ऐसी चीज़ों में पड़ा हुआ है जो उसके अपने लिए नुकसानदा है, मिसाल के तौर पे ऐसी शरारतें कर रहा है कि खुदा न खास्ता को गिर के चोट लग सकती है, या फिर आपको ऐसी कोई एंटी सोशल टेंडेंसीज बड़े हो के बच्चे में आ सकती है, कोई कंडक्ट का अगर बच्चे को मसला है, तो बिल्कुल हमें डिसिप्लिन बच्चे को करना है, एक हद तक सख्ती करनी है। नहीं करेंगे नुकसान उठाएंगे, वो आपके लिए तो नुकसान होगा, जब बच्चा बड़ा होगा वो बच्चे के लिए बड़ा नुकसानदा होगा। अब ये तो होगी वो बातें कि अगर एक फार्मूला, एक बड़ा सा फार्मूला मैं आपको बताऊं
ऐसी चीज़ें जो बच्चे के खुद के हक में नहीं है उसको नुकसान हो सकता है। मतलब कि अगर आपका बच्चा बदतमीज़ी करता है तो आप देखिए बदतमीज़ बच्चा हो या बड़ा हो वो कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लोग तो नहीं ना पसंद करते। तो अगर आप इस चीज़ पे बच्चे को नहीं डिसिप्लिन कर रहे तो क्या होगा, आपके बच्चे के लिए नुकसान है। अल्टीमेटली खुदा ना बच्चा खास्ता बिगाड़ का exactly, शिकार चोट होगा। वगैरह बच्चा अपने आप को लगा सकता है, एंटी सोशल अगर उसका। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक मुझे चीज़ जानना इजाजत दें आप तो मैं ये बता दूं कि बच्चों को किस चीज़ पे नहीं डांटना। फिर हम देखें, बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपन में ना बच्चे करते ही होते हैं। माँ बाप को खुद बड़ा बनना है, माँ बाप को ना बाज माँ बाप को अपने बचपने से निकलना है। देखिए जो बचपन होता है ना ये एक बड़ा अच्छा एक दौर होता है, ये सारी ज़िंदगी बच्चे की शख्सियत पे असर छोड़ता है। अब बचपन में बच्चों को एक हद तक ये इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए कि वो शरारतें भी कर लें। देखिए ना, बच्चों से ये एक्सपेक्ट करना कि वो बड़ों की तरह बिहेव करें, नहीं, बच्चे गलतियां भी करेंगे, बच्चे शरारतें भी करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को गलतियां करने की और एक हद तक शरारतें करने की भी इजाज़त होनी चाहिए, इस बात पे डिसिप्लिन नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात की कि एजुकेशन के ऊपर आपको बच्चे को डिसिप्लिन भी करना है। हमने देखा अभी लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्चे को प्रेशराइज़ किया गया मार्क्स के ऊपर और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इस तरह के मामलात भी होते हैं क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ही ओवर सेंसिटिव हैं और बच्चों को मार्क्स की दौड़ में हमने नहीं लाना बल्कि उनको एक अच्छा शहरी बनाना है, एक मौसर शहरी बनाना है पाकिस्तान के लिए। हम उसको सिर्फ क्या मार्क्स के ऊपर कि तुमने मार्क्स कम लिए हैं या फ़लाँ बच्चे के ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं या फ़लाँ बच्चे के ग्रेड्स तुमसे बेहतर हैं, क्या इन बातों पर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं? और अगर हम प्रेशराइज़ कर रहे हैं अपने बच्चे को तो कहीं हम बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं करने जा रहे? क्योंकि अभी जिंदा मिसाल है हमारे पास कुछ ही दिन पहले जो वाक़या पेश आया यूनिवर्सिटी के अंदर। जी देखिए, जहाँ तक क्रिटिसाइज़ करने की बात होती है ना तो क्रिटिसाइज़ तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे पेरेंट्स आमतौर पे मार्क्स की बात कर लें तो कहते हैं आमतौर पे पेरेंट्स ऐसे ही, तुम गंदे हो, तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, वगैरह वगैरह ऐसी बातें करते हैं। इस तरह से क्रिटिसाइज़ तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये एक दूसरा जो सिक्के का रुख है कि ठीक है पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ना उसमें क्या होता है, अब आप ये देखें कि मार्क्स ज़रूरी क्यों होते हैं। मैं इस हक में नहीं हूँ कि अगर बच्चा है ना, हर बच्चे के अपना अपना टेम्परामेंट होता है। अब जो दुनिया के सारे लोग हैं वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन होता ही है कि हर बच्चे के अपना अपना मिजाज होता है। अगर बच्चा कम भी मार्क्स लेके आ रहा है तो उस बात पे हमने उसकी सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज नहीं करना। ये नहीं कहना कि तुम नालायक हो, लेकिन इस चीज़ पे प्रमोट भी नहीं करना कि किताबें छोड़ो, ये क्या होता है, मार्क्स तो ज़रूरी नहीं है। वेल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्क्स ज़रूरी क्यों होते हैं। अब देखिए ना, ये समझें, अब हमारा मुल्क एक ज़ाहिर बात तरक्की या पजीर मुल्क है। अब होता यह है कि जिन डिग्रीज में या जिन प्रोफेशन में स्कोप होता है, मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर्स की बात कर लें, इंजीनियर्स की बात कर लें, चार्टर्ड अकाउंट की, साइंटिस्ट की बात कर लें। अब यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में सीटें महदूद होती हैं। अब मार्क्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि अगर आएंगे तो उस लिमिटेड कंपटीशन में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब वो एडमिशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि माँ बाप की ख्वाहिशात होती हैं बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। देखिए, अगर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं बना तो कोई इसमें गलत बात नहीं, वो भी इक्वली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो मार्क्स ये हमने समझना इसलिए ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज मार्क्स जो है ये कोई जहानत की निशानी नहीं है, ये कोई कामयाबी की निशानी नहीं होती। लेकिन ये इस वजह से ज़रूरी होते हैं। देखें ना, अब अगर बच्चे को इस चीज़ पर डिसिप्लिन नहीं करेंगे, आपका बच्चा कंप्यूटर रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक मार्केट में गलत ट्रेंड आ गया ना, क्योंकि ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है ना, सो कॉल्ड इसमें हम मॉडर्निटी अटैच कर दी हमने कि कोई बात नहीं, मार्क्स तो कुछ भी नहीं होते, ये क्या होता है, बस बड़ी बड़ी बातें करो। और ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बच्चे के आने वाले टाइम में गलत होती हैं। लेकिन उसके साथ अगर आपका बच्चा मार्क्स नहीं लेके आया, आपने बड़ी अच्छी बात की है, तो उसको हमने क्यों प्रेशराइज करना? ठीक है, कोई बात नहीं, मार्क्स कोई कामयाबी की जमानत नहीं है, ये कोई जहानत की निशानी नहीं है। प्रेशराइज बच्चे को नहीं करना। आप ठीक है, किसी मैदान में अगर आपका बच्चा या कोई भी थोड़ा पीछे रह जाता है तो कोई बात नहीं, दूसरी चीज में और चीजों में आगे निकल जाएगा। हो सकता है कि आपका बच्चा उस फील्ड के लिए नहीं बना, बिल्कुल एप्टीट्यूड होता है, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली अजमल, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने कोशिश की है कि वो एक जो तिन सी लाइन है वो कहाँ पर ड्रॉ करनी है, कहाँ पर बच्चों को आपने कहीं उनका कॉन्फिडेंस शैटर ना कर जाए, उससे भी बचाना है और बच्चों की तरबियत भी करनी है और अपने रवैयों को सही रास्ते पर चल सके, ताकि उससे वो सीख सकें, ना कि सिर्फ उनको तलकीन की जा सके। इसी से जुड़ा एक आपको खबर भी देते हैं, डिजिटल दुनिया ने बच्चों के लिए बेपनाह मौके तो फराहम किए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ख़तरात भी बढ़ते जा रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करके दुनिया को एक अहम पैगाम दिया था
कि हिफाजत सबसे पहले आती है। और अब हम डेनमार्क में भी देख रहे हैं कि उसी के रास्ते पर चलते हुए जो एक हद रखी गई है उम्र की, वो 15 साल से कम उम्र बच्चों को अब कहा गया कि डेनमार्क में भी सोशल मीडिया तक महदूद करने की तजवीज़ पर काम किया जा रहा है। बिल्कुल, वालिदैन और हुकूमतें समझती हैं कि ऑनलाइन दुनिया में कोई जिस्मानी निगरानी नहीं है। डिजिटल बॉडीगार्ड्स के बगैर बच्चे धोखे, फ्रॉड और नुकसानदेह मवाद का शिकार हो सकते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं जिसकी वजह से अब 15 और 16 साल की हदें मुकर्रर की जा रही हैं। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर भी ये हद मुकर्रर कर दी जानी चाहिए ताकि बच्चों को सेफ रखा जा सके।